दोस्तों, अगर कोई इंसान दिन भर आपके साथ रहकर भी फोन में ज्यादा खुश रहता है, अगर हर सवाल पर जवाब मिलता है, तुम मुझ पर शक क्यों करते हो, तो समझ लो मामला बहुत गहरा है। धोखा कभी अचानक सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे आदत बनता है। पहले मोबाइल छुपता है, फिर पासवर्ड बदलता है, फिर बातों में दूरी आती है और एक दिन रिश्ता अंदर से टूट चुका होता है। आज का ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों को दिखाने के लिए है जिन्हें लोग जानकर भी अनदेखा कर देते हैं और बाद में जिंदगी भर पछताते हैं। इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि जो आखिरी बातें हैं वहीं ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट इस बात को हजारों लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलिए अब बिना किसी घुमाव के सीधे सच्चाई की तरफ चलते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उठाते हैं राज से पर्दा। ऐसी औरतों की सबसे पहली पहचान है सोशल मीडिया पर दिखावा। इंस्टाग्राम पर हर रोज स्टोरी, हर दिन नई फोटो, कभी पाउट करके, कभी बेमतलब के कोट्स लिखकर, मूड ऑफ, फीलिंग सैड, अलोन बट स्ट्रॉन्ग जैसी चीजें डालकर ये लोगों की सहानुभूति लेती हैं। फिर कोई भोला भाला लड़का इनकी इन स्टोरीज को देखकर इनसे बात करने की कोशिश करता है और वहीं से शुरू होती है इनकी गेम। ये औरतें एक साथ कई मर्दों से बात करती हैं। फेसबुक पर अलग चैट, इंस्टाग्राम पर अलग और व्हाट्सएप पर तो पूरा ड्रामा। किसी से पैसे मांग रही होती हैं, किसी को भाव दे रही होती हैं और किसी के साथ वीडियो कॉल पर इमोशनल ड्रामा कर रही होती हैं। पति अगर पूछे कि फोन में क्या चल रहा है तो कहेंगी तुम मुझ पर शक कर रहे हो, और वहीं से आदमी खुद ही चुप हो जाता है। अब जरा सोचो, जो औरत अपने पति से फोन छुपा रही है, पासवर्ड नहीं बताती, हर समय फोन पर लगी रहती है और बार बार हंसती रहती है बिना बात के, तो क्या वो सच्ची पत्नी हो सकती है? ऐसी औरतें अक्सर पैसों से नहीं पर ध्यान से भूखी होती हैं। उन्हें चाहिए होता है कोई जो उन्हें दिन में 10 बार कहे तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये शब्द सुनने के लिए वो किसी से भी चैट कर सकती है, किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। कई बार तो पति घर पर मेहनत कर रहा होता है और ये अपने बॉस या किसी कलीग से फ्लर्ट कर रही होती है। वो समय गया जब एक स्त्री का दिल सिर्फ एक ही इंसान के लिए धड़कता था। अब तो कई औरतों के दिल में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कमरे बन चुके हैं। एक प्यार के लिए, एक पैसे के लिए, एक टाइम पास के लिए और एक सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरने के लिए। ये औरतें हर उस आदमी से बात करना चाहती हैं जो उन्हें स्पेशल फील कराए, और इस फील के चक्कर में वो अपने पति को धोखा देने से भी नहीं कतराती। कुछ औरतें तो इतनी गिर चुकी होती हैं कि अपने पति के दोस्त से भी फ्लर्ट करती हैं, उसे मैसेज करती हैं और फिर कहती हैं मैं तो बस मजाक कर रही थी। सच्चाई तो ये है कि ऐसी औरतें मजाक नहीं करती, बल्कि हर चीज को खेल समझती हैं। रिश्ते इनके लिए टाइम पास हैं और जस्ट इनकी नजर में एक बोझ। अक्सर ये औरतें अपने फोन पर किसी को भी भाई या फ्रेंड बोलकर बात करती हैं, लेकिन रात के समय जब पति सोता है तब ये चैट करती हैं, वीडियो कॉल करती हैं और अश्लील बातें भी करती हैं। इनके फोन में गैलरी में सेफ फोल्डर होता है जहां नंगी तस्वीरें और स्क्रीनशॉट्स पड़े होते हैं जो किसी के साथ शेयर किए गए हैं, और अगर पति गलती से देख ले तो पूरा ड्रामा शुरू हो जाता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अब भरोसे की बात करें तो कैसी औरत जो सुबह किसी और से गुड मॉर्निंग बेबी लिखे और शाम को पति के सामने पूजा करे, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? आजकल ऐसी औरतें बहुत बढ़ गई हैं। शादी के बाद भी उनका माइंड एक सिंगल लड़की की तरह चलता है। उन्हें लगता है कि शादी कोई बंधन नहीं है, बल्कि एक डील है जिसमें मर्द उन्हें पैसा देगा और वो दिखावे के लिए पत्नी बनकर रहेगी। पर असल में वो तो दिन भर फोन में लगी रहती हैं। कब कोई लड़का फंसे और कब उससे कुछ फायदा उठाया जाए। कुछ औरतें ऐसे मर्दों को ढूंढती हैं जो अकेले हों, जिनकी बीवी दूर हो या जो डिप्रेशन में हो, और फिर उन्हें इमोशनल सपोर्ट के नाम पर अपने जाल में फंसा लेती है।
धीरे धीरे उस आदमी से बात करते हुए उसका ध्यान खींचती हैं, उसे स्पेशल फील कराती हैं और फिर उसे इस्तेमाल करती हैं, कभी रिचार्ज के नाम पर, कभी गिफ्ट के नाम पर और कभी सिर्फ चैट के मजे के लिए। ऐसी औरतों को कैरेक्टरलेस कहना कम है, ये समाज के लिए जहर हैं और इनकी वजह से सच्ची, ईमानदार और शरीफ औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर सोशल मीडिया चलाने वाली लड़की ऐसी है? नहीं, फर्क बहुत साफ है। जो लड़की अपनी तस्वीर पोस्ट करती है लेकिन उसका मकसद लाइमलाइट नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म है, वो अलग होती है। पर जो दिन में 10 बार अपने होंठ, बाल, नाखून और कमर की फोटो डाले और कैप्शन में लिखे वेटिंग फॉर ट्रू लव, तो समझ लो ये औरत कुछ और चाहती है। ऐसी औरतों की एक और पहचान होती है, ये किसी से ब्रेकअप नहीं करती। ये हमेशा दरवाजा खुला छोड़ती है कि कभी किसी की जरूरत पड़ी तो फिर से इस्तेमाल कर लें। इसलिए ये किसी मर्द से सीधा ना कहेंगी कि अब बात नहीं करूंगी, बल्कि धीरे धीरे उसे इग्नोर करेंगी ताकि वो खुद ही चला जाए। और फिर कुछ दिन बाद जब उस आदमी को फिर से पैसे या इमोशन की जरूरत हो तो वो उसी औरत को फिर से मैसेज करता है। औरत फिर से वही नाटक शुरू कर देती है, तुम अब भी मुझसे बात करना चाहते हो, और यहीं से फिर से चक्र शुरू होता है। आज का समय इतना गिर गया है कि शादीशुदा औरतें दूसरे मर्दों से बात करने को खुला अधिकार समझती हैं और कुछ तो कहती हैं, अगर पति मेरी फीलिंग्स नहीं समझता तो मैं क्या करूं? अरे बहन, पहले तुझे ये सोचना चाहिए कि शादी सिर्फ फीलिंग्स नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर फीलिंग्स के लिए तू किसी और की बाहों में चली गई तो फिर समाज में तुझे औरत क्यों कहा जाए? ये औरतें बहुत चालाक होती हैं, ये खुद को कभी दोषी नहीं मानती। इनके पास हर गुनाह के लिए एक तर्क होता है। मैं अकेली थी, पति बिजी था, मुझे भी खुश रहने का हक है। खुश रहने के हक के नाम पर अगर तू रोज किसी नए मर्द से बात कर रही है तो वो हक नहीं, हवस है। और हवस को अधिकार मान लेना ही चरित्रहीनता की सबसे बड़ी पहचान है। अब जो आदमी ऐसी औरतों के जाल में फंस जाए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसके पैसे, इमोशन, समय, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और फिर एक दिन वही आदमी हर औरत को शक की निगाह से देखने लगता है। समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, कुछ औरतों की वजह से पूरी नारी जाति बदनाम हो जाती है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम पहचानें इन औरतों को जो हर समय फोन पर लगी रहती हैं, जो अपने पति से छुपकर चैट करती हैं, जो अपने प्रोफाइल पर बार बार मूड बदलती हैं, जो फालतू के फोटो डालती हैं और फिर अटेंशन चाहती हैं। ये सब उसी कैटेगरी में आती हैं। एक सच्ची औरत वो होती है जो अपने पति को ही अपना संसार माने, जो सोशल मीडिया के झूठे प्यार में नहीं बल्कि अपने रिश्ते की सच्चाई में विश्वास रखे, जो खुद को संभालती है और दूसरों की इज्जत भी करती है। पर जो स्त्री अपने शरीर को, अपने चेहरे को और अपने बातों को इस्तेमाल करके दूसरों को फंसाती है, वो कभी भी सम्मान के लायक नहीं हो सकती। आज जरूरत है कि मर्द भी ऐसे औरतों से सावधान रहें। हर किसी को बहन या पत्नी समझना बंद करो, पहले परखो फिर भरोसा करो। और अगर कोई औरत बार बार अपने पति की बुराई करती है तो समझ लो कि वो कहीं और दिल लगा चुकी है, क्योंकि जो औरत अपने पति का सम्मान नहीं करती वो किसी और का क्या करेगी। चरित्रहीन औरतें हमेशा एक ही काम करती हैं, झूठ बोलना, धोखा देना और फिर मासूम बन जाना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम उनकी बातों में आओगे या अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखोगे। याद रखना, हर सुंदर दिखने वाली औरत सच्ची नहीं होती और हर इमोशनल बात करने वाली स्त्री वफादार नहीं होती। आंखें खोलो, सतर्क रहो और ऐसे चरित्रहीन स्त्रियों को पहचानो ताकि तुम्हारा जीवन भी बर्बादी से बच सके और समाज भी। अब बात करते हैं एक और गहरी सच्चाई की जो लोग जानकर भी अनदेखा कर देते हैं, और वो है कि ऐसी चरित्रहीन औरतें सिर्फ अपने पति या प्रेमी को ही धोखा नहीं देती बल्कि अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने परिवार, सबको धोखा देती हैं। क्योंकि जब एक औरत चरित्र से गिरती है तो उसका असर सिर्फ एक रिश्ते पर नहीं, पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। आपने शायद देखा होगा, कई बार औरतें खुद को बहुत स्वतंत्र और मॉडर्न दिखाने के चक्कर में
इतने गलत रास्तों पर चल पड़ती हैं कि फिर उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही हैं। उनकी दोस्ती अब लड़कियों से ज्यादा लड़कों से होती है। कहती हैं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, पर वही अच्छे दोस्त उनके कमरे में रात भर बैठते हैं और उनके पति को ये कहकर टाल दिया जाता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। अब भरोसा किस पर किया जाए? जिसने शादी की है लेकिन फिर भी दूसरों के साथ घूमना पसंद है, दूसरों से चैट करती है, अपने पति से दूरी बनाकर रखती है और फिर अपने सोशल मीडिया पर ट्रस्ट इज एवरीथिंग जैसे कोट्स डालती है, वो भरोसे के लायक नहीं होती, वो सिर्फ दिखावा कर रही होती है। आजकल कुछ औरतें तो इतनी आगे बढ़ गई हैं कि अपने पति के दोस्त, भाई या पड़ोसी तक से सीक्रेट अफेयर चला रही होती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो खुद को कभी गुनहगार मानती ही नहीं। कहेंगी, तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा, इसलिए मैंने किसी और में सुकून ढूंढा। पर असलियत ये होती है कि वो औरत कभी संतुष्ट थी ही नहीं। उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है, चाहे वो किसी से भी मिले। अब आप सोचिए, एक औरत जो अपने पति से छुपकर पासवर्ड वाले एप्स यूज करती है, किसी अनजान लड़के से वीडियो कॉल पर बात करती है, अपने इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटोज डालती है, रात को बच्चों को सुलाकर बेडरूम में बैठकर किसी और से चैट करती है। क्या वो औरत वाकई में एक सच्ची पत्नी है? क्या वो मां कहलाने के लायक है? यही वो वजहें हैं जिनकी वजह से आज समाज में तलाक बढ़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और लोग रिश्तों पर से भरोसा खो चुके हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, और मर्द, क्या मर्द नहीं धोखा देते? बिल्कुल देते हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं उस वर्ग की जो छुपकर, चालाकी से और मासूम बनकर बर्बादी मचा रहा है। और वो हैं वो औरतें जो अपने चरित्र को खुद बेचना शुरू कर चुकी हैं, जिनके लिए इज्जत सिर्फ एक दिखावा है और धोखा उनका शौक बन चुका है। और ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक की दुनिया है, वहां इन औरतों का पूरा साम्राज्य होता है। कुछ लड़कियों के तो 4-5 फेक अकाउंट होते हैं, एक में परिवार के लिए, एक में पति के लिए, एक में पुराने बॉयफ्रेंड के लिए और 2-3 सिर्फ नए शिकार फंसाने के लिए। इन फेक प्रोफाइल्स पर ये मासूम बनती हैं, कहती हैं, मैं अकेली हूं, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। और जो भी लड़का इनके झांसे में आता है, वो अपना दिल, दिमाग और पैसा सब कुछ खो बैठता है। इनका तरीका बहुत साफ होता है। पहले ये भाव देती हैं, फिर थोड़ी दूरी बनाती हैं, फिर इमोशनल हो जाती हैं, फिर अचानक से पर्सनल प्रॉब्लम की बात लाती है और फिर पैसों की डिमांड शुरू हो जाती है। पापा की तबीयत खराब है, फोन टूट गया है, मुझे कुछ मदद चाहिए, किसी से कह नहीं सकती। और जब लड़का मदद करता है, तब तक वो लड़की 2 और लड़कों से चैट कर रही होती है। अब आप सोचिए, जो औरत एक साथ 3-4 लड़कों को प्यार के नाम पर फंसा रही है और उनसे पैसे भी ले रही है, क्या वो सिर्फ चालाक है या चरित्रहीन? और सबसे बुरी बात यह है कि ये औरतें अपने गुनाहों का एहसास भी नहीं करती। उन्हें लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं, पर वो ये भूल जाती हैं कि स्मार्ट बनना और गिरी हुई सोच रखना, ये 2 अलग बातें हैं। अगर कोई लड़की सिर्फ इसलिए रिश्ते बनाती है क्योंकि उसे कोई अकेला लग रहा था, या वो कहती है उसने मुझे समझा इसलिए मैं उससे जुड़ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वफादार है। इसका मतलब ये है कि उसका खुद पर नियंत्रण नहीं है। वो औरत जो अपने मन पर काबू नहीं रख सकती, अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकती और अपने रिश्तों को सीरियसली नहीं लेती, वो सिर्फ रिश्तों का मजाक बना रही होती है। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जब बड़ा होता है और देखता है कि उसकी माँ हर वक्त फोन पर बिजी है, किसी अनजान अंकल से बात करती है, हंसती है, छुपती है, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? वो या तो पूरी तरह माँ से नफरत करने लगेगा या फिर खुद भी वैसे ही रास्तों पर चल पड़ेगा। और इस तरह एक चरित्रहीन स्त्री सिर्फ एक मर्द को नहीं, पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देती है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, हर औरत को देवी नहीं माना जा सकता। कुछ औरतें इंसानियत के नाम पर धब्बा होती हैं, जो अपनी हसरतों के लिए किसी का भी भरोसा तोड़ सकती हैं, अपने घर को जला सकती हैं, अपने बच्चे की आंखों में झूठ बोल सकती हैं। ऐसी औरतें चरित्रहीन होती हैं और इनसे दूरी ही सबसे बड़ी समझदारी है।
अब जरा गहराई से सोचो, एक औरत जो अपने घर के माहौल को जहरीला बना दे, जो अपने पति को नीचा दिखाए, हर बात पर झूठ बोले और अपने बच्चों के सामने संस्कारों की जगह साजिशें बोए, क्या उसे सिर्फ आधुनिकता का नाम देकर छोड़ा जा सकता है? नहीं, ये जो औरतें अपने पति के नाम पर सिंदूर तो लगाती हैं, पर दिल किसी और के नाम कर चुकी होती हैं, ये औरतें घर नहीं चलाती, ये घर को खा जाती हैं। ये हर रिश्ते में जहर घोलती हैं। इनका एजेंडा साफ होता है, दिखावे का प्यार, अंदर से धोखा और ऊपर से मासूमियत। आपको पता है ऐसी औरतें अपने पति को कब ज्यादा सुनाती हैं? जब कोई नया लड़का इनकी जिंदगी में आता है। उस समय ये औरतें अपने असली पति में सिर्फ कमियां ढूंढती हैं। तुमने मेरी परवाह नहीं की, तुमने मुझे कभी खुश नहीं रखा, तुम बस ऑफिस और काम में बिजी रहते हो। और वहीं दूसरी तरफ उस दूसरे लड़के से कहती हैं, काश तुम पहले मिले होते, तुम मुझे समझते हो, तुम सच्चे इंसान हो। अब आप ही सोचिए, जिसके पास प्यार का मतलब ही नहीं है, जो हर दूसरे इंसान को ही सोलमेट मान ले, वो औरत कैसी पत्नी होगी, कैसी मां होगी? ऐसी औरतें खुद को कभी दोष नहीं देती, बल्कि अगर पकड़ी जाएं तो उल्टा पति को ही गुनहगार बना देती हैं। तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा कर रही हूं। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसी औरत को माफ किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसने आपके भरोसे को तोड़ा, आपकी मर्दानगी पर सवाल उठाया, आपके रिश्ते को मजाक बना दिया, वो दोबारा भरोसे के लायक नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सब सिर्फ चैटिंग या वीडियो कॉल तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे ये औरतें फिजिकल रिलेशनशिप तक पहुंच जाती हैं और फिर सारी सीमाएं पार कर देती हैं। कुछ तो ऐसे केस भी हुए हैं जहां औरतों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति को ही मरवा दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें फ्रीडम चाहिए थी या वो उस प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अब आप सोचिए, जो स्त्री अपने पति की हत्या तक करवा दे, उसका चरित्र किस हद तक गिर चुका है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए। अगर कोई औरत हर वक्त फोन पर बिजी रहती है, रात को देर तक चैट करती है, अपने कपड़े अचानक से ज्यादा ग्लैमरस हो गए हैं, उसका व्यवहार अचानक से बदल गया है, वो बात बात पर गुस्सा करने लगी है या दूरी बना रही है, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। और अगर पति बार बार पूछे और वो कहे तुम्हें मुझ पर शक है, तो साफ समझ लो वो अपने गुनाह छुपा रही है। शक वहां पैदा होता है जहां भरोसा मरा होता है, और भरोसा वहीं मरता है जहां औरत अपने फर्ज को भूल जाती है। अब समाज को यह समझना होगा कि सिर्फ महिलाओं को अबला, देवी या त्याग की मूर्ति कह देना काफी नहीं है। समाज को यह भी स्वीकारना होगा कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो बहुत चालाक, धोखेबाज और चरित्रहीन होती हैं। क्योंकि अगर ये बात हम न माने तो हर मर्द को ही दोषी ठहराया जाता रहेगा। औरतें सिर्फ मर्दों का शिकार नहीं होती, कई बार औरतें ही शिकार बनाती हैं, खेल खेलती हैं और फिर मासूम बनने का ढोंग करती हैं। ऐसी औरतें अपने शरीर, अपनी आवाज और अपने झूठे आंसुओं का इस्तेमाल करके मर्दों को जाल में फंसाती हैं। और फिर जैसे ही कोई मर्द इनसे बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये रोने लगती हैं, ब्लैकमेल करती हैं और बदनाम करने की धमकी देने लगती है। इनका मकसद साफ होता है, तुम या तो हमारे रहो या फिर बर्बाद हो जाओ। अब आप बताओ, क्या ये प्रेम है? नहीं, ये तो शुद्ध चरित्रहीनता है जो हर दिन बढ़ रही है। ऐसी औरतों के कारण ही आज मर्द डरने लगे हैं। कोई खुलकर किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई शादी से पहले 100 बार सोचता है, कोई प्यार को भी धोखा मानता है। क्योंकि जो औरतें दिन में पति की पत्नी और रात को किसी और की महबूबा बन जाती हैं, वो पूरे रिश्तों को बदनाम कर देती हैं। अब वक्त आ गया है कि ऐसे चरित्रहीन स्त्रियों को समाज में उजागर किया जाए, ना कि उन्हें बेचारी, समझो ना उसे, या उसकी भी फीलिंग्स हैं कहकर बचा लिया जाए। क्योंकि जो औरत सिर्फ फीलिंग्स के नाम पर हर रिश्ता तोड़ सकती है, वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। और सबसे जरूरी बात, हर मर्द को अब जागना होगा। अपने रिश्ते में अगर कोई गड़बड़ महसूस हो तो आवाज उठाओ,
शर्म मत करो, चुप मत रहो, क्योंकि धोखा सहना भी एक तरह की कमजोरी है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है पर सामने वाली का चरित्र गंदा है तो उसे छोड़ दो। बदनाम मत हो, बर्बाद मत हो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी सिर्फ उसे और ताकत देगी। अगला भाग और भी ज्यादा खुलासों के साथ। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक चेहरे की जो इन चरित्रहीन औरतों का आखिरी हथियार होता है, और वो है बनावटी मजबूरी और आंसुओं का नाटक। जब इन औरतों की असलियत किसी के सामने आ जाती है, जब उनके झूठ पकड़े जाते हैं, जब उनके चैट, फोटो या वीडियो सामने आ जाते हैं, तो ये सीधा रोना शुरू कर देती है। इनकी आंखों में आंसू होते हैं, चेहरा मासूम बनता है और जुबान पर होता है सिर्फ एक ही डायलॉग, मैं मजबूर थी, मुझे समझो, मैं अकेली थी। अब जरा सोचिए, जो औरत जानबूझकर दो मर्दों से बात कर रही थी, छुप छुप कर चैट कर रही थी, बिना कपड़ों के वीडियो बना रही थी, वो अब रोकर क्या साबित करना चाहती है? क्या ये मजबूरी थी या ये उसकी आदत बन चुकी थी? असल में ये औरतें बहुत चालाक होती हैं। इनका ये रोने का ड्रामा बस इसलिए होता है कि सामने वाला माफ कर दे, ताकि फिर से इन्हें आजादी मिल जाए अपने पुराने धंधे को दोबारा शुरू करने की। ये आपको तो माफी मांगेंगी, पर अगले दिन फिर उसी लड़के को मैसेज करेंगी, मैं फिर से अकेली हो गई हूं, और फिर से वही खेल शुरू हो जाएगा। ऐसी औरतें कभी नहीं बदलती, क्योंकि ये बदलाव नहीं चाहती। इनकी जिंदगी सिर्फ अटेंशन, चैटिंग और खुद को हॉट साबित करने में जाती है। आपने देखा होगा, इनके इंस्टाग्राम पर हर दिन नया फोटो, कभी रील्स में एक्टिंग, कभी गानों पर लिपसिंक, कभी उदास स्टोरी, कभी गुस्से वाली फोटो, और फिर कैप्शन में लिखा होता है, डोंट जज मी, यू डोंट नो माई स्टोरी। अरे बहन, कोई तुम्हारी कहानी जानना भी नहीं चाहता। लोग तो तुम्हारा किरदार देख रहे हैं, जो हर दिन बदलता है, कभी संस्कारी, कभी सेक्सी, कभी बीवी, कभी बेबी। ये औरतें हर रिश्ते को कंट्रोल करना चाहती हैं। जो मर्द इनके कहे मुताबिक नहीं चले, उसे टॉक्सिक कह देती हैं। जो मर्द इनके कपड़े या सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, उसे इनसिक्योर बता देती हैं। और जो मर्द इन्हें छोड़ दे, उसके लिए स्टोरी लगाती हैं, ही नेवर डिजर्व्ड मी। अब जरा सोचिए, जो औरत हर हफ्ते नया बॉयफ्रेंड बनाए और हर बार पुराने को टॉक्सिक कहे, क्या वो खुद सही है? सच ये है कि जो खुद बर्बादी का कारण हो, वो कभी किसी को सुख नहीं दे सकती। इन औरतों की एक और चाल होती है, ये धीरे धीरे अपने पति या प्रेमी को ऐसा बना देती हैं कि वो खुद को ही गलत समझने लगता है। जब भी कुछ पूछो, जवाब मिलेगा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सब में शक क्यों आता है? जब भी फोन देखना चाहो, कहेंगी, तुम्हें मेरे पर्सनल स्पेस की कद्र नहीं है, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी कि मर्द खुद ही गिल्टी महसूस करने लगेगा। असल में ये एक तरह की मानसिक हिंसा होती है, जो बहुत चालाकी से की जाती है। औरतें अपने आंसुओं और मासूमियत से आपको गिरा देती हैं और खुद को ऊंचा दिखा देती हैं। और जब मर्द पूरी तरह से थक जाता है, टूट जाता है, तब ये औरतें उसे छोड़कर दूसरे मर्द की गोद में बैठ जाती हैं, बिना पछतावे, बिना शर्म के। आपको पता है सबसे खतरनाक बात क्या होती है? ये औरतें एक ही वक्त में दो जिंदगियों को जीती हैं। सुबह अपने पति के साथ मंदिर जाती हैं और रात को किसी और के साथ वीडियो कॉल पर कहती हैं, काश तुम मेरे पति होते। इनके पास समय होता है हर किसी के लिए, बस नहीं होता तो आत्मसम्मान। क्योंकि जो औरत अपने पति के नाम का सिंदूर लगाकर किसी और के साथ इश्क लड़ा रही है, वो न पत्नी कहलाने लायक है, न प्रेमिका, न इंसान। और ये मत समझो कि इनका कोई अंजाम नहीं होता। ये औरतें एक दिन खुद अकेली रह जाती हैं, क्योंकि जब इनका असली चेहरा बार बार सामने आता है, तो कोई भी इन्हें स्थायी रिश्ता नहीं देता। हर मर्द इनसे कुछ वक्त का फायदा उठाता है और फिर छोड़ देता है। और तब ये औरतें कहती हैं, अब मैं मर्दों पर भरोसा नहीं करती। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। पहला संकेत, वह बोलना कम कर देती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की खामोशी उसका सबसे बड़ा संदेश है। जब वह संतुष्ट होती है
वह बात करती है, हंसती है, आपके साथ अपने दिन की हर बात साझा करती है। लेकिन जब मन खाली होने लगता है तो वह शब्द भी कम कर देती है। यह चुप्पी गुस्सा नहीं, थकान होती है, और यह थकान शरीर की नहीं, दिल की होती है। दूसरा संकेत, छोटी छोटी बातों पर भी उसे चिड़चिड़ाहट होने लगती है। जब मन अंदर से टूट रहा हो तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। पति के मामूली शब्द भी भारी लगते हैं। वह पहले कभी उन बातों पर नाराज नहीं होती थी, लेकिन अब वही बातें उसे काटने लगती हैं। यह नाराजगी पति से नहीं होती, यह असंतोष से पैदा हुई बेचैनी है जो हस्बैंड पर दिखाई देती है। तीसरा संकेत, वह तुलना करने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जहां स्त्री तुलना करे वहां असंतोष जन्म ले चुका है। वह फिल्मों, दूसरे लोगों, रिश्तेदारों या किसी जानने वाले की शादी को आदर्श मानने लगेगी। वह कहेगी, सबके पति ध्यान रखते हैं, तुम क्यों नहीं? किसी के घर देखो, कितनी शांति है। यह तुलना प्यार खत्म होने का संकेत नहीं है, यह अनमेट एक्सपेक्टेशंस का परिणाम है। चौथा संकेत, वह हस्बैंड की जरूरतों को मैकेनिकल ढंग से पूरा करती है। जब पत्नी संतुष्ट होती है, वह चीजों को दिल से करती है, लेकिन असंतोष के समय वह वही काम सिर्फ जिम्मेदारी समझकर करती है, मन से नहीं। यह बदलाव सटल होता है पर बहुत गहरा। चाणक्य कहते हैं, कर्तव्य जब बोझ लगे समझो प्रेम का पानी सूख रहा है। पांचवां संकेत, वह अपने पति से दूरी बढ़ाने लगती है, भावनाओं में भी और व्यवहार में भी। फोन पर, घर में साथ बैठते हुए वह पहले जैसी खुली नहीं रहती। वह अपनी बातों को अपने तक रखने लगती है। वह हस्बैंड को यह महसूस नहीं कराना चाहती कि वह नाराज है, क्योंकि नाराजगी में तो उम्मीद रहती है, पर यहां उम्मीद खत्म हो रही होती है। छठा संकेत, वह खुद में बदलाव लाती है, लेकिन वह बदलाव पति के लिए नहीं होता। वह अपने लुक्स, बिहेवियर या लाइफस्टाइल में नई चीजें अपनाती है, लेकिन हस्बैंड को बताए बिना। यह संकेत बताता है कि वह वैलिडेशन हस्बैंड से नहीं, बल्कि खुद के लिए या बाहर की दुनिया से लेने लगी है। सातवां संकेत, वह जल्दी आहत होने लगती है। पति का मजाक, हस्बैंड की आदतें, हस्बैंड की बातों में छोटे छोटे पॉइंट्स भी उसे गहरे चुभते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो मन में भरा है वही बाहर दिखाई देता है, और उसके मन में अब शिकायतें भरी होती हैं। आठवां संकेत, वह अकेले रहना पसंद करने लगती है। पहले जो समय वह हस्बैंड के साथ बिताना चाहती थी, अब वह वही समय अपने अकेलेपन में खोजने लगती है। वह लंबी कॉल पर रहने लगेगी, अपने फोन में खोई रहेगी, कमरे में अकेली रहने लगेगी या किसी नए हॉबी में खुद को डुबो देगी ताकि भीतर की टूटन को दबा सके। नौवां संकेत, वह अप्रिसिएशन कम कर देगी। पत्नी जब संतुष्ट होती है, वह अपने पति की हर बात में अच्छाई ढूंढती है, लेकिन असंतोष में वह हस्बैंड की किसी बात की तारीफ नहीं करेगी, इवन जब वह अच्छा काम करे। यह व्यवहार हस्बैंड को अजीब लगेगा, लेकिन उसके मन में यह सामान्य हो चुका होता है। 10वां संकेत, वह अब एक्सपेक्ट करना छोड़ देती है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। चाणक्य कहते हैं, जहां अपेक्षा समाप्त हो जाए वहां प्रेम भी समाप्त हो रहा होता है। जब पत्नी उम्मीदें छोड़ दे तो वह सिर्फ जीने लगी है, रिश्ता निभा नहीं रही। यह संकेत सबसे डीप है और अक्सर हस्बैंड इसे नोटिस ही नहीं कर पाता। यही वह बिंदु है जहां से रिश्ता नीचे जाना शुरू हो जाता है, और यही वह क्षण होता है जब स्त्री का मन भीतर ही भीतर किसी ऐसे सहारे की तलाश में भटकना शुरू कर देता है जो उसकी अनसुनी भावनाओं को सुन सके, उसकी अनकही बातों को समझ सके और उसके टूटे हुए आत्मसम्मान को थाम सके। अब यहीं से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, और चाणक्य कहते हैं, स्त्री का मन नदी की धारा जैसा है। यदि उसे रोका जाए, अनदेखा किया जाए या उसकी प्यास को समझा ना जाए तो वह किसी नई दिशा की ओर मुड़ने में देर नहीं करती। और अब शुरू होती हैं वे पहचानें जिन्हें अनदेखा करना हर पुरुष के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। पहचान नंबर 4, स्त्री छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगती है, और यह केवल चिढ़ना नहीं होता बल्कि उसकी अधूरी भावनाओं का विस्फोट होता है। पहले वही बातें उसे प्यारी लगती थीं, वही आदतें उसे हंसाती थीं, लेकिन अब वह उन पर ही तंज कसती है, गुस्सा करती है या फिर चुप्पी साध लेती है। जब पति कहे क्या हुआ तो वह बस एक ही वाक्य बोलती है, कुछ नहीं, पर असल में उस कुछ नहीं के भीतर तूफान भरा होता है। चाणक्य कहते हैं, जब स्त्री अपनी बात को छिपाने लगे तो समझ लेना कि उसके भीतर वह पीड़ा है जिसे उसने तुमसे कहना चाहा था, मगर तुमने सुनने का समय नहीं दिया।
और यह चिढ़ केवल व्यवहार नहीं, एक संकेत है, एक चेतावनी है कि उसका मन तुम्हारे पास तो है, मगर संतुष्टि कहीं खो चुकी है। पहचान नंबर 5, स्त्री तुलना करने लगती है। यह बेहद खतरनाक चरण है। जब स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं होती तो वह अनजाने में किसी दूसरे पुरुष की अच्छाइयों को नोटिस करने लगती है, चाहे वह दफ्तर का कोई सहकर्मी हो, पड़ोस का कोई व्यक्ति हो, या कोई ऐसा पुरुष जिससे उसका भावनात्मक टकराव हुआ हो। वह उसके स्वभाव, उसके बोलने के ढंग, उसके व्यवहार को अपने पति से तुलना में रखती है। वह कहती नहीं, लेकिन मन के भीतर यह तुलना उसे धीरे धीरे अपने पति से दूर कर देती है। चाणक्य का स्पष्ट कहना है, तुलना वह अग्नि है जिसमें संबंध सबसे पहले जलते हैं, और जब यह तुलना लंबे समय तक चलती है तो स्त्री मन ही मन उस व्यक्ति को आदर्श बनाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वही उसकी भावनाओं को समझ सकता है, जबकि उसका पति नहीं। पहचान नंबर 6, स्त्री अपनी निजी चीजें पति से छिपाने लगती है। पहले वह हर बात शेयर करती थी, फोन की चैट, दिन भर की बातें, अपने दफ्तर के अनुभव, दोस्तों की कहानियां, सब कुछ। लेकिन अब वह अपने फोन को अपने शरीर की तरह सुरक्षित रखने लगी है। पासवर्ड बदलने लगती है, कॉल उठाने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अब वह अपनी भावनाएं, अपने तनाव, अपने संघर्ष को भी छिपाने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जब स्त्री अपने मन का दरवाजा बंद कर लेती है तो समझो उसके भीतर कोई और खटखटा चुका होता है। यह जरूरी नहीं कि कोई दूसरा पुरुष ही हो, पर कोई ना कोई भावनात्मक सहारा जरूर होता है। कभी दोस्त, कभी सहेली, और कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उसे समझे जाने का एहसास मिलता है। पहचान नंबर 7, स्त्री पुरुष की बातों में दिलचस्पी खो देती है। जब स्त्री संतुष्ट होती है तो वह अपने पति की हर बात में दिलचस्पी दिखाती है, चाहे वह काम की समस्या हो, बचपन की कहानी हो, या कोई रैंडम मजाक। लेकिन जब उसका मन खाली होने लग जाता है तो वह पति की बातों को बीच में ही काट देती है, या कह देती है, यह सब सुनने का समय नहीं है। यह केवल उदासीनता नहीं, यह संकेत है कि उसके मन में किसी और विचार, किसी और तनाव या किसी और एहसास ने जगह ले ली है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की रुचि उसका सबसे बड़ा दर्पण है। जहां रुचि नहीं जाती वहां प्रेम भी नहीं टिकता। पहचान नंबर 8, स्त्री पति को बदलने की कोशिश बंद कर देती है। शुरुआत में जब स्त्री प्रेम में होती है, संतुष्ट होती है, तो वह पति को सुधारने की कोशिश करती है। कपड़े ऐसे पहनो, ऐसा ना बोलो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ये काम मत करो, क्योंकि वह उसे बेहतर देखना चाहती है। लेकिन जब स्त्री संतुष्ट नहीं होती तो वह चुप्पी ओढ़ लेती है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि पति क्या पहनता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। और यह चुप्पी दुनिया की सबसे खतरनाक आवाज होती है, क्योंकि इस चुप्पी में निराशा, थकान और टूटे हुए भरोसे की गूंज छिपी होती है। पहचान नंबर 9, स्त्री भावनात्मक और शारीरिक दूरी बनाने लगती है। यह संबंध का सबसे अंतिम और सबसे कठिन चरण होता है। वह पति के स्पर्श में वह एहसास नहीं महसूस करती जो पहले करती थी। वह पास आने से बचती है, बहाने बनाने लगती है और हर तरह की निकटता से दूरी बना लेती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का स्पर्श उसकी आत्मा की भाषा है। यदि वह भाषा बदल जाए तो समझ लेना कि मन बहुत पहले बदल चुका है। शारीरिक दूरी केवल शरीर की दूरी नहीं, बल्कि मन की दूरी का अंतिम चरण होता है। अब यहां एक बात याद रखनी चाहिए, स्त्री धोखा देने से पहले नहीं भागती, वह टूटती है। वह किसी और के पास जाने से पहले अपने पति के पास सहारा ढूंढती है। लेकिन यदि उसे वहां सहारा नहीं मिलता, समझ नहीं मिलती, भावनाएं कमतर समझी जाती हैं, तो उसके मन का रास्ता बदलने में एक ही क्षण लगता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का मन उसका किला है जिसे प्रेम से जीता जा सकता है, अधिकार से नहीं। और यदि यह किला एक बार ढह गया तो उसका भरोसा फिर से बनाने में बहुत संघर्ष लगता है। अब कहानी का अंतिम और सबसे गहरा मोड़, जब स्त्री संतुष्ट नहीं होती तो उसका व्यवहार बदले से ज्यादा सच बोलने लगता है। वह रातों को देर तक सोचने लगती है, अपने निर्णयों पर प्रश्न उठाने लगती है, अपने जीवन की दिशा बदलने के संकेत देने लगती है। वह नजरें चुराती नहीं, बल्कि नजरें बदल लेती है। और तब पुरुष चाहे जितना पकड़ने की कोशिश करे, जो मन जा चुका है वह वापस वही नहीं आता। और यही वह बिंदु है जहां चाणक्य एक अंतिम चेतावनी देते हैं। यदि पत्नी बदलने लगे तो स्वयं को बदलने में देर मत करना, क्योंकि रिश्ता दो लोगों का होता है, लेकिन टूटता एक की वजह से नहीं, दूसरे की अनदेखी की वजह से भी होता है। यही थी वे गहरी पहचानें जो बताती हैं कि स्त्री कब,
क्यों और कैसे अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य कहते हैं कि मुखिया वह है जो सुनने की कला जानता हो, बोलने की नहीं। चाणक्य कहते हैं जो मुखिया सुन नहीं सकता वह सही निर्णय कभी ले नहीं सकता। आज के समय में पिता, बड़े भाई या घर के मालिक सुनना ही भूल गए हैं। हर किसी को लगता है मैं जानता हूं सब कुछ, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है जब तुम सुनते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम उस व्यक्ति के भीतर के दर्द और सोच को भी समझते हो। एक बार चंद्रगुप्त खुद चाणक्य से कह बैठा, आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। चाणक्य ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बस 3 दिन तक कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन बोले, नेता वही है जो मौन में भी संवाद ढूंढ ले। अगर घर का मुखिया बच्चों की बात, पत्नी की बात या बुजुर्गों की चुप्पी नहीं समझ पाता तो वह केवल कमांडर है, नेता नहीं। अब सोचिए, क्या आप अपने घर में सबसे ज्यादा बोलते हैं या सबसे ज्यादा सुनते हैं? लेकिन सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, मुखिया में एक और ऐसी चाणक्य चाल होनी चाहिए जो घर को टकराव से बचा सके। चाणक्य कहते हैं कि मुखिया को माफ करना आना चाहिए, लेकिन मूर्खता को नहीं सहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यह नीति खास तौर पर परिवार के लिए लिखी थी। एक बार उनके ही शिष्य ने भारी गलती कर दी। चाणक्य ने न तो उसे सजा दी, न उसे तुरंत माफ किया। उन्होंने बस कहा, माफ वही किया जा सकता है जो खुद को सुधारना चाहता है। आज घरों में मुखिया या तो हर गलती माफ करता है और घर बर्बाद हो जाता है, या फिर हर गलती पर इतना सजा देता है कि लोग डरने लगते हैं। संतुलन ही नेतृत्व की असली परीक्षा है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, लेकिन हर बार आंख मूंद लेना मूर्खता है। लेकिन इन तीनों गुणों के बाद जो अगला गुण है वह पूरे घर को दिशा देता है। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे एक मुखिया की सोच पूरे वंश का भविष्य तय करती है और क्या होता है जब घर का मुखिया निर्णय लेने में डरने लगता है। लेकिन यहां एक बात और समझो, जिस घर का मुखिया हर समय सिर्फ दूसरों को समझाने में लगा हो और खुद कभी खुद को न समझे, तो वहां सच्चा विकास नहीं होता। एक अच्छा राजा वह नहीं होता जो सिर्फ आदेश दे, बल्कि वह होता है जो सबसे पहले खुद पर शासन कर सके। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करता है, वही घर का असली नेता कहलाता है। एक बार की बात है, चाणक्य से एक गृहस्थ पुरुष मिलने आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वह बोला, आचार्य, मेरे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, मेरी पत्नी भी बात नहीं मानती, घर में शांति नहीं है। चाणक्य ने उसकी बात सुनी और केवल एक वाक्य कहा, घर का पतन तब शुरू होता है जब उसका मुखिया केवल अधिकार जताता है पर स्वयं कोई आदर्श नहीं बनता। उस दिन वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, पर कुछ दिनों बाद जब फिर से आया तो उसके चेहरे पर शांति थी। वह बोला, आचार्य, मैंने आपकी बात को जीवन में उतार लिया। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं क्योंकि मैं पहले उन्हें सुनता हूं। मेरी पत्नी मुझसे खुलकर बात करती है क्योंकि अब मैं उस पर हुक्म नहीं चलाता बल्कि उसका साथ देता हूं। यही है नेतृत्व की असली परिभाषा। नेता वह नहीं जो डराए, नेता वह जो दिशा दिखाए, और घर का नेतृत्व शक्ति से नहीं प्रेम से चलता है। चाणक्य कहते हैं कि जो मुखिया क्रोध में भी धैर्य न खोए, वही परिवार को टूटने से बचाता है। एक मुखिया को कभी क्रोध के तूफान में अपनी नाव नहीं डुबोनी चाहिए। उसकी चुप्पी भी बोलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई में, और उसकी आवाज भी उगनी चाहिए, लेकिन मर्यादा में। कई बार घर के सदस्य कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दिल को दुखा देता है, पर अगर उसी समय मुखिया भी अपना धैर्य छोड़ दे तो वह आग में घी डालने जैसा होता है। सच्चा नेता वह है जो आग बुझाए, न कि उसमें हाथ झोंक दे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना कुछ एक इंसान कर सकता है? तो याद रखो, हर इंसान में एक चाणक्य छिपा होता है। बस वह तभी जागता है जब वह दूसरों से पहले खुद से सवाल पूछता है। अब आगे आपको पता चलने वाला है घर का ऐसा कौन सा गुण है जो अगर मुखिया में ना हो तो घर खोखला हो जाता है, बाहर से सुंदर और भीतर से वीरान। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि अगली नीति आपकी सोच को हिला देगी। लेकिन ध्यान रखना, घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता, उसे चलाने वाले लोगों की नीयत और नीति ही उसका असली स्वरूप तय करती है। अब बात करते हैं उस छठे गुण की जो एक सच्चे घर के मुखिया में जरूर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं
कि मुखिया ऐसा हो जो भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले ले। भावुक होना कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर मुखिया हर फैसला आंसुओं से और रिश्तों की भावुकता से करेगा तो घर डूबेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां निर्णय करने की घड़ी आए वहां आंखों में पानी नहीं, मस्तिष्क में अग्नि होनी चाहिए। परिवार में सबके सुख दुख को समझना चाहिए, लेकिन उससे परे जाकर देखना चाहिए कि कौन सा निर्णय पूरे परिवार को भविष्य में सुरक्षित और सशक्त बनाएगा। एक मुखिया को कभी कभी वह भी करना होता है जो अभी सबको अच्छा न लगे, लेकिन आने वाले कल में वही फैसला सबको बचा ले। जैसे एक पिता अपने बच्चे को खेलने से रोककर पढ़ाई करवाता है, उस वक्त बच्चा नाराज होता है, पर वही बच्चा एक दिन उसी सख्ती को सलाम करता है। चाणक्य कहते हैं कि मुखिया की सोच सीमित नहीं, दूरदर्शी होनी चाहिए। घर के मुखिया को आज से नहीं, 10 साल आगे की सोचनी चाहिए। जैसे कोई राजा युद्ध से पहले पूरे राज्य के भविष्य की योजना बना लेता है, वैसे ही एक मुखिया को भी सोचना चाहिए कि आने वाले वर्षों में घर में कौन कौन सी जरूरतें आने वाली हैं। बच्चों की पढ़ाई, शादी, स्वास्थ्य, कमाई के स्रोत और फिर उसी के अनुसार आज का फैसला लेना। दूरदर्शिता का मतलब है आज वह बीज बो देना, जिसकी फसल आने वाले वर्षों में पूरे घर को सुरक्षा और सम्मान दे। चाणक्य कहते हैं, जो आज ही में जीता है वह जीवित तो है, लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकता। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या हर इंसान ऐसा दूरदर्शी बन सकता है? उत्तर है हां, अगर वह आंखें बंद करके नहीं, अनुभव और ज्ञान से जीना शुरू कर दे। अपने से बड़े लोगों से सीखना, हर गलती से सबक लेना और हर निर्णय में पूरे परिवार की छाया को शामिल करना, यही तो दूरदर्शिता की जड़ है। और अब बात उस गुण की जो मुखिया को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखता है। चाणक्य कहते हैं कि मुखिया कभी भी अपनी कमजोरी को घर पर जाहिर न करे। एक मुखिया जब खुद टूट जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। उसका चेहरा ही घर की दीवार होता है। अगर वह हिल गया तो भरोसा गिर जाएगा। चाणक्य कहते हैं, राजा को अपनी थकान, भय और भ्रम कभी अपनी प्रजा को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो शत्रु का काम आसान हो जाता है। उसी तरह घर का मुखिया चाहे अंदर से कितना भी टूटा हो, बाहर उसे मजबूत खड़ा रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि वह झूठ बोले या दुख न महसूस करे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह जब भी टूटे अकेले टूटे, लेकिन जब खड़ा हो तो पूरी ताकत से हो। यही एक मुखिया की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, खुद को थामे रखना ताकि सबको संभाल सके। और अब जब हम इन 8 नीतियों तक पहुंच चुके हैं, एक सवाल फिर से सामने आता है, क्या आज के इस दौर में इतनी जिम्मेदारी संभालना संभव है? क्या एक इंसान इतना धैर्य, विवेक और साहस रख सकता है? इसका उत्तर जानने से पहले जरा सोचिए, क्या आपका घर किसी बाहरी ताकत से बर्बाद होगा या आपके ही गलत फैसलों से? अब आगे आपको पता चलने वाला है कि एक मुखिया को न्यायप्रिय कैसे होना चाहिए और उसे अपने घर के हर सदस्य से कैसे पेश आना चाहिए। यह अगली नीति में आपको अंदर तक झकझोर देगी। लेकिन एक बात आज भी बहुत कम लोग समझते हैं कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वह बनता है उस व्यक्ति से जो इस घर की छाया बनकर सबको ढक ले। वह जो सबसे पहले जागता है और सबसे अंत में सोता है, वह जो सबके लिए त्याग करता है और सबसे कम बोलता है। ऐसे इंसान को ही कहते हैं मुखिया। लेकिन चाणक्य ने कहा है, यदि मुखिया में यह 9 गुण नहीं है तो वह परिवार को बांध नहीं सकता, बस तोड़ता रहेगा। अब तक आपने समझा, पहला गुण था दूरदर्शिता, दूसरा धैर्य, तीसरा संयम, चौथा न्याय, 5वां त्याग। अब आगे बढ़ते हैं। चाणक्य नीति नंबर 9, कठोरता में छुपी करुणा। हर घर में एक समय आता है जब फैसला लेना पड़ता है। बच्चा गलत राह पकड़ता है, कोई सदस्य भावनाओं में बहकर नुकसान की ओर बढ़ता है। उस वक्त मुखिया को सिर्फ पिता नहीं, राजा बनकर निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी प्रेम को दंड के रूप में दिखाना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, वह राजा अधर्मी होता है जो मोहवश दोषियों को क्षमा कर दे। मुखिया का मतलब यह नहीं कि हर समय मुस्कान बांटो, कभी कभी तेवर भी दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि घर को दिशा चाहिए, सिर्फ दया नहीं। जो निर्णय दिल को चीर दे पर पूरे परिवार को बचा ले, वही असली मुखिया होता है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान का भंडार बनो, घमंड का नहीं। एक अच्छा मुखिया केवल अनुभवों से नहीं चलता, वह हर दिन कुछ नया सीखता है।
क्योंकि समय बदलता है और जो खुद को समय के साथ नहीं बदलता वह दूसरों को कैसे संभालेगा। चाणक्य ने कहा था, जो पुरानी नीतियों को पकड़े बैठा है और नई बात नहीं समझता वह स्वयं भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबो देगा। मुखिया को चाहिए कि वह किताबों से, जीवन के अनुभवों से और अपने से छोटे बड़े लोगों से भी सीखता रहे, क्योंकि जिस घर का मुखिया ज्ञानी नहीं वह घर समस्याओं का जंगल बन जाता है। अब तक आपने 9 नीतियां और नियम के गुण सुने। छठी जब दिल कठोरता मांगता है, 7वीं जब घमंड नहीं ज्ञान चाहिए। लेकिन अब जो नीति आप जानने वाले हैं वह एक ऐसी परीक्षा है जिसे हर मुखिया को बार बार देना पड़ता है। अगर आप सच में अपने घर को संभालना चाहते हैं तो अगली नीति आपके जीवन का आईना बन सकती है। अब आगे आपको पता चलने वाला है क्या होता है जब मुखिया के सामने अपने ही खड़े हो जाएं और तब भी उसे घर को बचाना पड़े। जब घर का मुखिया अपनी आंखों के सामने अपनों को बिखरता देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक गुण की कमी थी। वह गुण जो चाणक्य कहते हैं, नेतृत्व के बिना परिवार दिशा नहीं पाता। गुण नंबर 2, नियोजकः पिता भवति। जो परिवार का नेतृत्व नहीं कर सकता वह उसका पालन नहीं कर सकता। घर का मुखिया वह नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वह है जो सबसे पहले खुद को अनुशासित करे और फिर दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलाए, लेकिन प्रेम और बुद्धि के साथ। यही नेतृत्व है। अब ध्यान दीजिए, आपका घर छोटा हो या बड़ा, नेतृत्व वही निभाएगा जो सबसे ज्यादा सहनशील होगा और जो यह कहने की हिम्मत रखेगा, हाँ, गलती मेरी भी थी। अगर आप घर के मुखिया हैं तो यह गुण आत्मसात कीजिए, वरना घर के लोग आपकी मौजूदगी में भी खुद को अकेला समझेंगे। लेकिन क्या केवल नेतृत्व ही काफी है? अगर कोई मुखिया न्याय करना न जाने, अगर उसमें भेदभाव हो, तो उस नेतृत्व का क्या मूल्य? अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह तीसरा गुण है, जो अगर न हो तो घर धीरे धीरे टूटता नहीं, सड़ता है। अब आगे आपको पता चलने वाला है, घर का मुखिया यदि न्यायप्रिय न हो तो उसका अपना ही परिवार उसे काटने लगता है। और यही है अगला भाव, जहां चाणक्य की अगली नीति आपको झकझोर देगी। जब घर का मुखिया अपनी आंखों में खून नहीं पर दया का पानी रखता है, जब उसकी बातों में डर नहीं पर सम्मान छुपा होता है, तो पूरा घर पत्थर की दीवारों से नहीं, उस मुखिया की सोच से खड़ा होता है। लेकिन याद रखो, हर मुस्कान के पीछे कोई त्याग छुपा होता है, हर आदेश से पहले कोई आत्म बलिदान की कहानी। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो राजा या मुखिया अपने घर के सबसे छोटे व्यक्ति की भी चिंता करता है, वही सच्चा शासक कहलाता है। आज हम जो चौथा गुण बताएंगे वह उतना ही मुश्किल है जितना जरूरी। गुण नंबर 4, आत्मनियंत्रण और क्रोध पर विजय। घर का मुखिया अगर अपने क्रोध का गुलाम है तो वह खुद अपने ही साम्राज्य को नष्ट करने वाला रावण बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को नहीं जीता वह दूसरों को क्या मार्ग दिखाएगा। बहुत बार घर में समस्याएं इसलिए नहीं आती क्योंकि हालात खराब हैं, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि घर का मुखिया परिस्थिति के बजाय अपने गुस्से पर प्रतिक्रिया देता है। आप सोचिए, अगर बाप चिल्लाएगा तो बेटा डर जाएगा, अगर पति गुस्से में फैसला करेगा तो पत्नी की उम्मीदें टूटेंगी, अगर बूढ़ा पिता भी घर में चीखने लगे तो परिवार टूट जाएगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मन को जीतने वाला ही सच्चा नेता होता है। मुखिया को निर्णय लेते समय शोर नहीं, शांति से सोचना चाहिए, क्योंकि एक गलत शब्द, एक गलत निर्णय पूरे घर को हिला सकता है। अब आगे जो जानने वाले हैं वह इतना तीखा और कड़वा है कि शायद कोई भी मुखिया खुद पर लागू करने से पहले 10 बार सोचेगा। गुण नंबर 5, स्वयं को सबसे छोटा मानने की भावना। हां, आपने सही सुना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को सबसे छोटा मानता है वही सबसे बड़ा बनता है। मुखिया वही महान होता है जो सबकी बात सुने, सबको समझे और खुद को सबसे ऊपर नहीं बल्कि सबसे नीचे रखे। जब पिता यह माने कि वह अपने बच्चों से भी कुछ सीख सकता है, जब पति यह समझे कि पत्नी की राय में भी गहराई हो सकती है, जब बड़ा भाई यह जाने कि छोटा भी सही हो सकता है, तभी परिवार में वह विश्वास पैदा होता है जो केवल डर से नहीं बल्कि आदर से जुड़ता है। यह आसान नहीं है क्योंकि ताकत हमेशा ईगो साथ लेकर आती है, पर चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी ताकत को विनम्रता से ओढ़ लिया वही बुद्धिमान है।
मुखिया को हर रोज यह तय करना होता है, क्या मैं सम्मान चाहता हूं या सिर्फ डर? क्योंकि जो डर से चलता है वह एक दिन विद्रोह करेगा, पर जो प्रेम से चलता है वह पीढ़ियों तक साथ निभाएगा। और अब जो छठा गुण आप जानने वाले हैं वह एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर घर का मुखिया समझ जाए तो घर में कभी फूट नहीं पड़ेगी और कभी किसी का विश्वास नहीं डगमगाएगा। क्या आप तैयार हैं उस सबसे जरूरी, सबसे अनदेखे गुण को जानने के लिए? तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आप जानेंगे वह रहस्य जो चाणक्य ने केवल अपने शिष्यों को बताया था और जो आज एक अच्छे घर को महान घर बना सकता है। अब बात करते हैं 7वें गुण की, जो एक मुखिया के पास होना अनिवार्य है। गुण नंबर 7, निर्णय लेने की क्षमता। जहां सब चुप हैं वहां बोलने की हिम्मत। जिस घर का मुखिया निर्णय नहीं ले सकता वहां उथल पुथल रहती है, वहां बच्चे उलझ जाते हैं, स्त्रियां असमंजस में रहती हैं और पूरा घर एक लावारिस जहाज की तरह भटकता है। अक्सर घरों में मैंने देखा है, संकल्प में लुटा के आता है, पैसा डूबता है, कोई नौकरी छोड़ देता है या किसी लड़की के रिश्ते में अड़चन आ जाती है और उस वक्त सबकी निगाहें मुखिया की तरफ होती हैं, लेकिन वह आदमी ही चुप बैठा हो, टाल रहा हो, बहाने बना रहा हो, तो समझिए घर दिशाहीन है। चाणक्य कहते हैं, विपत्ति के समय जो व्यक्ति निर्णय से भागे वह जीवन में कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। गुण नंबर 8, नेतृत्व का मतलब ही है सही समय पर सही निर्णय। हो सकता है सबको वह निर्णय अच्छा ना लगे, हो सकता है वह निर्णय आज नुकसानदेह लगे, लेकिन अगर वह दूरदृष्टि से लिया गया है तो कल वही घर को डूबने से बचा लेगा। कई बार निर्णय का मतलब होता है किसी अपने को मना करना, बेटे को विदेश भेजने से रोक देना, बहू के मायके से बार बार आने जाने पर सख्ती करना या फिर किसी रिश्तेदार को पैसे देने से इनकार करना। ये सब फैसले दिल को तोड़ते हैं, लेकिन अगर वह फैसला पूरे परिवार को बचाते हैं तो वही सही निर्णय होते हैं। एक मुखिया का फैसला भावनाओं से ज्यादा बुद्धि से लिया जाना चाहिए। अब जरा एक उदाहरण सुनिए। बनारस का एक परिवार था, 2 बेटे थे, 1 बेटी। बड़े बेटे ने एक स्टार्टअप शुरू किया, लाखों का निवेश मांगा। बाप ने मना कर दिया, कहा तू अनुभव नहीं रखता, ये पैसा तेरा नहीं पूरे घर का है। बेटा नाराज हो गया, मां भी बोल पड़ी, इतना तो कर ही सकते हो अपने बेटे के लिए। बेटी भी बोली, भैया तो कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन बाप अडिग रहा। 3 साल बाद बेटा कर्ज में डूब गया और वही पिता जिसकी बात तब किसी ने नहीं मानी, उसी के पास सब लौटे और उसी ने सबकी जिम्मेदारी उठाई। मुखिया वही होता है जो भावनाओं की आंधी में भी अपनी सूझबूझ से टिके रहे। अब जरा सोचिए, अगर उस बाप ने सबकी भावनाओं में बहकर फैसला किया होता तो क्या पूरा घर उस गर्द से बाहर आ पाता? एक मुखिया के निर्णय का असर केवल आज पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर होता है। अब तक हमने जिन गुणों की बात की वह सब एक चित्र बनाते हैं, एक ऐसे इंसान का चित्र जो केवल कमाता नहीं बल्कि सबको संभालता है, जो चुपचाप त्याग करता है लेकिन सामने कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन अब जिस गुण की बात करेंगे वह है मुखियागिरी। अगर वह न हो तो बाकी सब बेईमानी हो जाते हैं। अब आगे जो जानने वाले हैं वह इस पूरे वीडियो का सबसे गहरा, सबसे भावनात्मक हिस्सा है। इसलिए अगर आप सच में इस विचार को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस अंतिम गुण को पूरे ध्यान से सुनिए। जिस घर में मुखिया दृढ़ हो वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस नाव का खिवैया कुशल हो वह समुद्र पार कर ही लेती है, लेकिन जिस नाव का खिवैया ही दिशाहीन हो वह तूफान से पहले ही डूब जाती है। गुण नंबर 9, घर भी वैसी ही एक नाव है जिसका खिवैया यानी मुखिया बुद्धिमान हो, धैर्यवान हो और निर्णय लेने में सक्षम हो। वह घर हर आंधी से लड़ जाता है, लेकिन अगर वही मुखिया डगमग हो जाए तो घर के सदस्य टूट जाते हैं और धीरे धीरे रिश्ते बिखरने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन, विद्या, बल, नीति, संयम, दया, क्रोध पर नियंत्रण, समय की समझ और निस्वार्थ प्रेम, यह 9 गुण अगर मुखिया में हो तो वह पूरे कुल को ऊंचाई तक ले जाता है। हम अब तक इन सभी गुणों की गहराई में उतर चुके हैं, लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या आप खुद को उस योग्य बना पा रहे हैं, या फिर क्या आपने घर के उस मुखिया को समझा है जो चुपचाप अपना सर्वस्व त्याग कर सबके लिए लड़ रहा है? अब समय है उस त्याग को समझने का। एक बूढ़ा पिता जिसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही, लेकिन दिल अब भी जवान है।
एक माँ जो हर दिन थाली परोसते हुए यह नहीं बताती कि आज उसने खुद कितना कम खाया। एक बड़ा भाई जो सबके खर्च काट कर अपनी जरूरतें भूल गया। और एक बहन जो कभी नए कपड़े नहीं मांगती क्योंकि उसे मालूम है घर की हालत क्या है। यह सब मुखिया ही तो हैं, अपने हिस्से का त्याग कर रहे। कभी पिता, कभी मां, कभी भाई, कभी बहन। और अब क्या आप उनके त्याग को समझ पाए? अब एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या मैंने कभी उस व्यक्ति को थाम लिया जो हमेशा मुझे संभालता रहा? क्या मैंने कभी उस मां से कहा, मां अब तुम आराम करो? क्या मैंने कभी उस पिता को गले लगाया जो चुपचाप रातों को जागता रहा? अगर अब भी वक्त बचा है तो आज एक बार घर के उस मुखिया की पीठ थपथपाइए, उसे कहिए, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी अब तैयार हूं। और अगर आप ही अब इस घर के नए खेवैया बन रहे हैं तो आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को हथियार बनाइए, हर नीति को अपनी सांसों में बसाइए। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य ने कहा था, जिसने युद्ध में भावनाओं को स्थान दिया वो बिना खड्ग उठाए हार गया। इसलिए अगर तू चाहता है कि अब कोई तुझे तोड़े नहीं तो याद रख, अब कोई भी रिश्ता, कोई भी वादा दिल से नहीं निभेगा, दिमाग से तोला जाएगा। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी रहस्यमयी नीति पर बात करने वाले हैं जिसे जानकर तुम रिश्तों को परखना सीखोगे, धोखेबाजों की मुस्कान के पीछे छुपा झर पहचानोगे और सबसे जरूरी, अपने टूटते हुए आत्मसम्मान को फिर से ताज बनाकर पहनोगे। क्योंकि ये चाणक्य नीति है, ये कोई लोरी नहीं जो सुलाए, ये तो एक युद्ध घोष है जो तुम्हें भीतर से झकझोर कर कहे, अब उठ और सोच से जीना सीख। अगर तुम इस वीडियो को अभी छोड़ दोगे तो यकीन मानो कल फिर वही चक्र चलेगा। फिर कोई तुझे अपना कहकर इस्तेमाल करेगा, फिर तू टूटेगा और फिर रात को अकेला छत की तरफ देखेगा। पर अगर आज इस वीडियो के अंत तक साथ रहा तो जो सीख मिलेगी वो सिर्फ चाणक्य की नहीं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब खेल शुरू होता है और इस बार तुझसे कोई नहीं जीतेगा क्योंकि तू सीखा है चाणक्य से। दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। चैप्टर 1, चुप रहो, जीत जाओ। चाणक्य की सबसे घातक नीति। तुम सोचते हो अगर मैं चुप रहूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर क्या तुम जानते हो इतिहास में सबसे ताकतवर निर्णय मौन में लिए गए हैं। किसी के सामने जवाब नहीं देना, हर बहस में न कूदना, हर अपमान का तात्कालिक जवाब न देना, ये कमजोरी नहीं, समझदारी की ऊंची उड़ान है। चाणक्य को गद्दी से निकाला गया था, उसे अपमानित किया गया, राज्य से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, सिर्फ एक मौन जिसके पीछे एक महायोजना पल रही थी। और फिर कुछ वर्षों में वो वापस लौटा, मगध का राज बदलकर। अब सोचो, अगर उस दिन चाणक्य ने पलटकर जवाब दिया होता तो वो भीड़ का हिस्सा बन जाता, पर उसने भीतर जवाब तैयार किया और वक्त आने पर ऐसा प्रहार किया कि शत्रु अस्तित्व तक खो बैठा। क्यों चुप रहना ताकत है? चाणक्य कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन सब साधनों का राजा है। जब तुम चुप रहते हो, 1, लोग तुम्हारी गहराई नहीं नाप पाते। 2, विरोधी भ्रम में रहता है ये सोचकर कि तुम क्या सोच रहे हो। 3, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और हर शब्द से पहले सोचते हो। हर जगह बोलने वाला जल्दी हारता है। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन लोगों को मिलता है जो हर चीज खुलकर बोल देते हैं। मुझे ये पसंद है, मैं उससे नफरत करता हूं। मेरा सपना ये है, जब तुम हर चीज बाहर रखते हो तो लोग तुम्हारे सपनों को भी अपने फायदे में बदलने लगते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो अपनी इच्छा और योजना सबको बता दे वो कभी सफल नहीं होता। चुप रहो जब सामने वाला चीख रहा हो, जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, तो उसका उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी स्थिति से गिराना। वो चाहता है कि तुम भी चीखो, बहस करो और अपनी ऊर्जा खो दो। पर जब तुम चुप रहते हो तब तुम न केवल उसकी चाल नाकाम कर देते हो बल्कि लोगों के मन में अपनी गंभीरता बैठा देते हो। चाणक्य कहते हैं, विवाद में जीतने वाला वो नहीं जो जोर से बोले, बल्कि वो है जो चुप रहकर सही समय पर वार करे।
चुप रहो जब तुम्हारा समय खराब हो, जब सब कुछ टूट रहा हो, हर कोई तुम्हें दोष दे रहा हो, तो चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि समय के साथ 1 सच खुद सामने आता है, 2 झूठे लोग खुद गिरते हैं, 3 और तुम्हारा मौन एक दिन गरज बनकर टूटता है। यही चाणक्य का मूल मंत्र था। धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और चुप्पी से बड़ी कोई रणनीति नहीं। कब बोलना चाहिए? चुप रहना शक्ति है, लेकिन बोलना भी एक कला है। चाणक्य कहते हैं, तब बोलो जब तुम्हारे शब्द स्थिति को बदलने की ताकत रखते हो, वरना मौन ही श्रेयस्कर है। इसलिए बोलो जब तुम्हारे शब्दों से न्याय हो, जब चुप्पी अब अन्याय को और बढ़ा रही हो, जब सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे, तब बोलो। पर तब तक सुनो, सोचो और चुप रहो। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में वो पल आए हैं जब काश तुमने चुप रहकर चीजें समझी होती, जब बोलना नहीं सुनना बेहतर होता? अगर हां, तो अब समय है मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने का। चैप्टर 2, धोखेबाज की पहचान। जिसे तुम अपना समझते हो, वो तुम्हें तोड़ने का सबसे आसान रास्ता जानता है। ये चाणक्य की सबसे कड़वी और सबसे सच्ची बातों में से एक है, क्योंकि धोखा कभी बाहर से नहीं आता। धोखा हमेशा वहीं से आता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से ज्यादा खतरनाक वह मित्र है जो सामने मुस्कुराता है और भीतर से जलता है। ध्यान दो, अगर कोई तुमसे ज्यादा मीठा बोले, हर बात पर हां करे, तुम्हारे हर विचार की तारीफ करे और हर बार तुम्हें अपना कहे, तो संभल जाना, क्योंकि हो सकता है वो असली नहीं, वो रणनीतिक हो। धोखेबाज की सबसे पहली पहचान यही होती है। वो तुम्हारे दिल में बैठता है, लेकिन नीयत उसकी जेब में बैठी होती है। तुम उसे रिश्ते में देख रहे हो, वो तुम्हें मौके की तरह देख रहा होता है। तुम उसकी हर बात पर भरोसा करते हो और वो तुम्हारी हर बात को नोट कर रहा होता है, कमजोरियां, डर, उम्मीदें, सब कुछ। और फिर एक दिन वो वार करता है, वो नहीं जहां तुम मजबूत हो, बल्कि वहां जहां तुम सबसे ज्यादा मासूम हो। एक बार किसी शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, हम सच्चे और झूठे दोस्तों में फर्क कैसे करें? चाणक्य मुस्कुराए नहीं, गंभीर होकर बोले, जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी बात करे, वही मित्र है, बाकी सब अवसरवादी हैं। आज तुम्हारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हें सही बताते हैं? सोचो, शायद नाम गिनते वक्त उंगलियां भी कम पड़ जाएं। धोखेबाज का दूसरा संकेत ये है, वो तुम्हारी तरक्की से चुप हो जाता है। तुम खुश हो, वो ओके कहकर आगे बढ़ जाता है। तुम गिरो तो अंदर ही अंदर संतुष्ट होता है। वो दोस्त नहीं होता, वो तो एक ऐसा शिकारी होता है जो जंगल में नहीं, तुम्हारे घर में रहता है। धोखेबाज की तीसरी पहचान, वो तुम्हारे हर राज जानना चाहता है, पर अपना कुछ भी उजागर नहीं करता। वो बहुत मीठा होगा, पर उसके चेहरे से ज्यादा तुम्हें उसकी आंखें देखनी होंगी, क्योंकि चेहरे नकाब बदल सकते हैं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। चाणक्य ने कहा था, सांप और विश्वासघाती मित्र में एक बड़ा फर्क है। सांप डसता है और खत्म हो जाता है, पर विश्वासघाती मित्र तुम्हें हर रोज मारता है, धीरे धीरे, भीतर से। अब सोचो, तुम आज किसके साथ हो? दोस्ती, रिश्तेदारी या प्यार के नाम पर कहीं तुम किसी ऐसे जहरीले रिश्ते में तो नहीं बंधे जो तुम्हें हर रोज काट रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो? अब वो समय आ गया है जब तुम्हें आंखों से नहीं, दिमाग से देखना सीखना होगा। अब हर चेहरे को परखो, हर मुस्कान को तौलो, हर अपना कहने वाले की आंखों के पीछे झांको, क्योंकि जब तक तुम धोखेबाज को पहचानोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारा नाश करता रहेगा। और जब तुम उसे पहचान लोगे, तो फिर वही चाणक्य नीति लागू होगी। दुष्ट को क्षमा करना स्वयं पर अत्याचार करने के समान है। तो अब वक्त है पहला निर्णय लेने का। अपने जीवन के उस चेहरे को याद करो जिसने तुम्हें सबसे गहरा जख्म दिया। अब तय करो, क्या तुम फिर से दिल से सोचोगे या आज से दिमाग से चलना शुरू करोगे? अब तुम उस रास्ते पर चल चुके हो जहां से वापसी नहीं होती। अब बात सिर्फ धोखेबाज को पहचानने की नहीं, बल्कि अब वक्त है चेहरे पढ़ने की कला सीखने का। वो कला जो चाणक्य को बाकियों से अलग बनाती थी। वो नजर
जो आदमी के चेहरे से उसका पूरा भविष्य पढ़ लेती थी। तो अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, इतना धारदार कि तुम हर नकाब को पहचान सको। चैप्टर 3, चेहरे पढ़ना सीखो। चाणक्य जैसी दृष्टि। एक बार मगध दरबार में एक दरबारी आया, साफ कपड़े, मधुर मुस्कान, सिर आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बनाने की शिक्षा दे रहे थे। चंद्रगुप्त एक होनहार शिष्य थे। उनके मन में बड़े बड़े सपने थे। वह चाहते थे कि एक दिन वह न केवल मगध का राजा बने, बल्कि पूरे भारत को एकजुट करके एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करें। चाणक्य उन्हें रणनीति, युद्ध कला और मन को नियंत्रित करने की कला सिखाते थे। लेकिन एक दिन चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त उदास बैठा हुआ है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। चाणक्य, जो अपने शिष्य के मन को पढ़ने में माहिर थे, तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के पास जाकर पूछा, चंद्रगुप्त, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों दिख रहा है? चंद्रगुप्त ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, मेरा मन बार बार भटक रहा है। मुझे लगता है मुझे किसी से लगाव हो गया है। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता हूं। मेरा ध्यान न पढ़ाई पर है, न युद्ध की तैयारी पर। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। चाणक्य का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने थोड़ा रुककर चंद्रगुप्त को देखा और फिर डांटते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस भाव में फंस रहे हो। यह प्यार, यह लगाव तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हारा लक्ष्य एक महान सम्राट बनना है और तुम इस तरह की भावनाओं में उलझकर अपने मार्ग से भटक जाओगे। अगर तुमने अपने मन को काबू नहीं किया तो तुम न केवल अपने सपनों को खो दोगे, बल्कि अपनी जिंदगी को भी तबाह कर लोगे। चंद्रगुप्त ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं गलत रास्ते पर हूं, लेकिन मेरा मन मुझसे काबू नहीं हो रहा। कृपया मेरी मदद कीजिए। चाणक्य ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है चंद्रगुप्त, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें सिखाएगी कि प्यार की जंजीरें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। किसी समय एक घने जंगल में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। गुरु एक महान तलवारबाज थे और उन्होंने अपने शिष्य को तलवारबाजी की कला सिखाने का संकल्प लिया था। शिष्य बहुत प्रतिभाशाली था। वह दिन रात मेहनत करता और उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गुरु की तरह महान योद्धा बने। गुरु उसे हर दिन नई नई तकनीकें सिखाते और शिष्य का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन जब शिष्य जंगल के पास के गांव में पानी लेने गया तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी का भी मन मोह ले। शिष्य का मन पहली बार भटक गया। वह उस लड़की के बारे में सोचने लगा। हर बार जब वह तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता, उसका ध्यान उस लड़की की ओर चला जाता। वह सोचता, काश मैं उससे बात कर पाऊं, काश वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। धीरे धीरे शिष्य का ध्यान तलवारबाजी से हटने लगा। वह प्रैक्टिस में गलतियां करने लगा। पहले जहां वह एक बार में सटीक निशाना लगाता था, अब उसका हाथ कांपने लगा। वह उदास रहने लगा और कभी कभी रात को सो नहीं पाता था। उसका मन पूरी तरह उस लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगा। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य प्रैक्टिस में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने शिष्य को बुलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारा मन कहां है? तुम जो पहले इतने उत्साही थे, अब इतने उदास और लापरवाह क्यों हो गए? शिष्य ने सिर झुकाकर सारी बात बता दी। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे उस गांव की लड़की से प्यार हो गया है। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम जो प्यार समझ रहे हो वह एक मायाजाल है। यह तुम्हारे मन की चंचलता है जो तुम्हें उस लड़की की ओर खींच रही है, लेकिन यह रास्ता तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगा। तुम्हारा लक्ष्य एक महान योद्धा बनना है और यह प्यार तुम्हारे पैरों में जंजीर डाल रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूं, लेकिन मेरा मन मुझसे काबू नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम्हें अपने मन को समझना होगा।
मन एक चंचल घोड़ा है। अगर तुम इसे लगाम नहीं दोगे तो यह तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाएगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम उस लड़की से मिलो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पहले अपनी तलवारबाजी की अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम पास हो गए तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें यह प्यार छोड़ना होगा। शिष्य ने हामी भरी। वह सोचने लगा कि वह मेहनत करके परीक्षा पास कर लेगा, लेकिन उसका मन अब भी उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह प्रैक्टिस तो करता, लेकिन उसका ध्यान आधा अधूरा रहता। वह सोचता कि वह आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि वह पहले से ही इतना अच्छा तलवारबाज था। परीक्षा का दिन आया। गुरु ने शिष्य को एक कठिन चुनौती दी। उसे जंगल में एक खतरनाक जानवर का सामना करना था और उसे अपनी तलवारबाजी के कौशल से उस जानवर को हराना था। शिष्य ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। वह उस लड़की के बारे में सोच रहा था और उसका ध्यान लड्ढई पर पूरी तरह नहीं था। नतीजा यह हुआ कि वह बुरी तरह हार गया। जानवर ने उसे घायल कर दिया और वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। जब वह गुरु के पास लौटा तो गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी हार का कारण वह जानवर नहीं, बल्कि तुम्हारा भटकता हुआ मन था। तुमने अपने लक्ष्य को छोड़कर उस लड़की के पीछे भागने का फैसला किया और आज तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ा। अगर तुमने अपने मन को काबू किया होता तो तुम आज विजेता होते। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अपने मन को नियंत्रित करेगा। गुरु ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से प्रशिक्षण देना शुरू किया। इस बार शिष्य ने अपने मन को पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित किया। उसने उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दिया और दिन रात तलवारबाजी की प्रैक्टिस की। आखिरकार वह एक महान योद्धा बना और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह कहानी सुनाने के बाद कहा, चंद्रगुप्त, इस शिष्य की तरह तुम भी अपने मन की चंचलता के शिकार हो रहे हो। प्यार एक जंजीर है जो तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर ले जा रही है। अगर तुम एक महान सम्राट बनना चाहते हो तो अपने मन को काबू करना सीखो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। चंद्रगुप्त ने गुरु की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने मन को मजबूत करने का संकल्प लिया और उस लगाव को छोड़ दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य मगध का सम्राट बनने पर लगा दी। चाणक्य के मार्गदर्शन में वह न केवल मगध का राजा बना, बल्कि भारत के इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में जाना गया। 4 सबक मन को काबू में रखने के उपाय। अब मैं तुम्हें 4 बातें बता रहा हूं मन को काबू में रखने के लिए। इन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में अपनाओ। 1. अपने मन पर लगाम लगाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। मन एक नदी की तरह है। अगर आप इसे सही दिशा नहीं देंगे तो यह इधर उधर बह जाएगी। मन का स्वभाव चंचल है, जैसे एक बंदर जो डाल डाल कूदता रहता है। अगर आप अपने लक्ष्य को अपने मन का केंद्र नहीं बनाएंगे तो यह प्यार, लगाव या दूसरी चीजों में उलझ जाएगा। संकल्प का मतलब है अपने सपने के प्रति अटल निश्चय। हर सुबह उठकर अपने आप से पूछो, मैं आज अपने लक्ष्य के लिए क्या करूंगा। मान लो तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। अगर तुम्हारा मन किसी और चीज में भटक रहा है तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगे। मन को बार बार समझाओ कि तुम्हारा लक्ष्य सबसे जरूरी है। कैसे करें? अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो और उसे हर दिन देखो। अपने कमरे में एक विजन बोर्ड बनाओ जिसमें तुम्हारा सपना साफ दिखे। जब मन भटके तो खुद से कहो, यह सोच मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले जा रही है। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा कर दो कि बाकी सब फीका पड़ जाए। इस तरह तुम अपने मन को एक सिगरेट की तरह जलाओगे जो सिर्फ तुम्हारे सपने की रोशनी से चमकेगा। तो विचलन से बचो। मन एक यायावर है। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे तो यह हर उस चीज की ओर भागेगा जो आकर्षक लगती है। प्यार या लगाव मन की इस कमजोरी का फायदा उठाता है। जब आप किसी के बारे में सोचने लगते हो तो तुम्हारा मन बार बार उसी की ओर जाता है। तुम्हारा काम ठप हो जाता है, तुम्हारी नींद उड़ जाती है और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। विचलन हमारे जीवन में रुकावट पैदा करता है। जैसे अगर तुम एक धावक हो और दौड़ते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देखने लगो तो तुम कभी जीत नहीं पाओगे। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने मन को भटकने दोगे
तो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता मुश्किलों से भर जाएगा। कैसे बचें? उन चीजों से दूरी बनाओ जो तुम्हें भटकाती हैं। अगर सोशल मीडिया या कोई व्यक्ति तुम्हें लक्ष्य से दूर ले जा रहा है तो उसे सीमित करो। अपने मन को व्यस्त रखो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नई स्किल्स सीखो, किताबें पढ़ो या अपने लक्ष्य से जुड़ा काम करो। जब मन किसी लगाव की ओर जाए तो उसे रोक लो। खुद से कहो, अभी मेरा समय मेरे सपनों का है, इन चक्करों का नहीं। मन को समझाकर उसे सही रास्ते पर लाओ। 3. अपने मन को कठोरता से प्रशिक्षित करो। मन हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। यह एक दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर आप इसे सही दिशा में ले जाओगे तो यह तुम्हें पहाड़ चढ़ा देगा, लेकिन अगर इसे बेकाबू छोड़ दोगे तो यह तुम्हें गर्त में ले जाएगा। मन का स्वभाव बहुत चंचल है, जैसे एक छोटा बच्चा जो हर चमकती चीज की ओर भागता है। अगर आप इसे प्रशिक्षित नहीं करोगे तो यह हर बार भटकेगा और तुम्हें कमजोर बनाएगा। प्यार इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह मन की चंचलता का फायदा उठाता है। जब मन कमजोर होता है तो वह हर भावना में बह जाता है, और जब मन बहता है तो हम अपने काम को सही से नहीं कर पाते। रुकावटें पैदा होती हैं और हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए मन को प्रशिक्षित करना जरूरी है, जैसे एक घोड़े को सवार नियंत्रित करता है। कैसे प्रशिक्षित करें? रोजाना 10 मिनट ध्यान करो। शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और मन को एक जगह टिकाने की कोशिश करो। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाओ। गुस्सा न करो, बल्कि उसे समझाओ कि अभी लक्ष्य ज्यादा जरूरी है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो। प्रेरक किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो और खुद को याद दिलाते रहो कि तुम कितने सक्षम हो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। हर छोटी जीत तुम्हारा मन को मजबूत बनाएगी। मन को प्रशिक्षित करने में समय लगता है, लेकिन अगर इसे सही दिशा दे दोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। 4. सकारात्मक लोगों का साथ चुनो। आपका मन एक स्पंज की तरह है। यह अपने आसपास के माहौल को सोख लेता है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे जो तुम्हें प्यार या लगाव के चक्कर में पड़ने के लिए उकसाते हैं, तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाएगा। वह बार बार भटकेगा और तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जाओगे। लेकिन अगर तुम सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन मजबूत होगा और वह लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा। मन चंचल होने के साथ साथ प्रभावशाली भी है। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताते हो जो हमेशा शिकायत करता हो या तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए, तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में सोचने लगेगा। यह एक तरह का जाल है जो तुम्हारे सपनों को कैद कर लेता है। क्या करें? एक गुरु या मेंटर ढूंढो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। उनके अनुभव तुम्हारे मन को दिशा देंगे। उन दोस्तों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारे सपनों का सम्मान करते हों और तुम्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। अगर कोई तुम्हें लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करे तो विनम्रता से उनसे किनारा कर लो। अपने मन को प्रेरक कहानियों और विचारों से भरो। जैसे अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ते हो जिसने मुश्किलों को पार करके सफलता पाई, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बनने की प्रेरणा लेगा। सही लोगों का साथ तुम्हारे मन को एक ढाल देता है जो इसे भटकने से बचाता और लक्ष्य की ओर ले जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है कि मन को काबू करना कितना जरूरी है। प्यार, लगाव या कोई भी विचलन आपके सपनों की राह में जंजीर बन सकता है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं और सही लोगों का साथ चुनते हैं, तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। तो आज ही संकल्प लो कि तुम अपने मन को कमजोर नहीं होने दोगे। अपने सपनों को इतना बड़ा कर दो कि बाकी सब फीका पड़ जाए। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु से प्रेम करना मूर्खता है। अगर वो सुधरने वाला होता तो शत्रु बनता ही नहीं। इसलिए जब कोई आपका जीवन नर्क बना दे, तब उसके सामने हाथ नहीं, रणनीति लेकर जाओ। और जब वार करो तो ऐसा कि अगली 7 पीढ़ियां वो भी सोचें कि इस इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए।
आज मैं आपको चाणक्य नीति के ऐसे 8 वार बताऊंगा जो अगर आपने चुपचाप, चालाकी से और धैर्य के साथ किए तो आपका शत्रु सामने आने से भी डरने लगेगा। ध्यान रखना, ये शस्त्र नहीं होते, ये नीति होती है। ये शोर नहीं करते, लेकिन असर ऐसा होता है कि दुश्मन का मनोबल टूट जाता है। चलो शुरू करते हैं। पहला वार, मौन का प्रहार। चाणक्य कहते हैं, जब आपका दुश्मन आपको भड़काने की कोशिश करे तो चुप रहो। उसका सबसे बड़ा डर यही होता है कि आप शांत कैसे हो। वो आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, आपकी घबराहट चाहता है, लेकिन जब आप कुछ न कहकर केवल मुस्कुराकर निकल जाओगे तो वो भीतर ही भीतर जलता रहेगा। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि जहां लोग बोलते हैं वहां रहस्य खत्म हो जाते हैं, और जहां मौन होता है वहां लोग डरते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहा है। याद रखो, जितना कम बोलोगे उतनी ही बड़ी बात करोगे। दूसरा वार, सफलता का वार। आपका शत्रु आपसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि आप में कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। शायद आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका आत्मविश्वास या आपकी सफलता। तो सबसे बड़ा बदला क्या होगा? और ऊपर उठो, इतना ऊपर कि उसे आपकी ऊंचाई देखने के लिए गर्दन टेढ़ी करनी पड़े। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को तबाह करने के लिए तलवार की नहीं, तरक्की की जरूरत होती है। आप हर दिन कुछ ऐसा करो जो शत्रु को अंदर से तोड़ दे। उसे एहसास हो कि जितना उसने आपको गिराने की कोशिश की, आप उतना ही ऊपर उठे। यही उसका सबसे बड़ा हार होगा। तीसरा वार, चरित्र का वार। शत्रु सबसे पहले आपके नाम को मिटाने की कोशिश करता है, आपकी छवि खराब करने की साजिश करता है। मगर जब आप हर जगह ईमानदारी से खड़े होते हो, जब आपके काम बोलते हैं, जब आपकी नीयत सबके सामने होती है, तब वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाणक्य कहते हैं, जिसका चरित्र मजबूत हो उस पर कोई लांछन स्थायी नहीं रह सकता। आपका साफ चरित्र आपका कवच है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, लेकिन जब आप हर रिश्ते में सच्चे हो तो अंत में दुनिया आपको ही सच मानेगी। चौथा वार, दूरी बनाकर चलने का वार। शत्रु को जीतने का एक और तरीका है, उसे खुद से दूर कर दो। हर बार उसकी हरकतों पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। कई बार सबसे बड़ा सजा होता है किसी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु की उपेक्षा करो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी भूख है ध्यान। जब आप उसे अहमियत देना बंद कर दो, उससे बात करना बंद कर दो, उससे जुड़े किसी भी भाव में ना आओ, तो वो बेचैन हो जाएगा। वो मरेगा नहीं, लेकिन हर पल अंदर से सड़ता रहेगा, क्योंकि उसे यही लगता है कि आप उसे भूल गए, और शत्रु के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं। पांचवां वार, चालाकी से वार। शत्रु से सीधा लड़ने वाला अक्सर हार जाता है, मगर जो अंदर से चाणक्य की नीति लेकर चले वो खेल ही पलट देता है। जब आप अपने शब्दों से, हाव भाव से, चालों से ऐसी रणनीति बनाते हो कि सामने वाला खुद अपने जाल में फंस जाए, तो वही असली जीत है। ध्यान रखना, चालाकी कोई बुरी चीज नहीं होती अगर उसका इस्तेमाल अपनी रक्षा में हो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को उसी की चाल में फंसाना ही असली विद्वता है। आपको बस सही वक्त पर सही दांव चलना है, बिना शोर किए, बिना जताए, जैसे शिकारी शिकार के पास आता है। छठा वार, चुपचाप तैयारी का वार। कई बार आप सोचते हो कि कब जवाब दूं, कब वार करूं, तो याद रखो, जवाब तब दो जब तुम्हारा हर तीर तेज हो, हर शब्द धारदार हो और हर योजना तैयार हो। शत्रु तब हारता है जब आप उसकी निंदा नहीं करते, बल्कि खुद को निखारते रहते हो। जब आप उसकी गालियों पर वक्त खराब नहीं करते, बल्कि उस वक्त का इस्तेमाल अपनी तैयारी में करते हो। चाणक्य कहते हैं, जिसे बोलने की जल्दी ना हो और तैयारी का धैर्य हो, वो युद्ध नहीं हारता। आज तैयारी करो, कल दुश्मन खुद सामने आकर हार मांगेगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सातवां वार, सही लोगों का साथ। जब आप अकेले होते हो तो शत्रु का वार असर करता है, मगर जब आपके साथ कुछ भरोसेमंद लोग होते हैं, कुछ ऐसे जो वक्त पर आपके लिए खड़े हो जाए, तब शत्रु 10 बार सोचता है वार करने से पहले। अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जो बात कम करें, लेकिन वक्त पर आपके लिए लड़ जाए।
जो आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करे। चाणक्य कहते हैं, किसी युद्ध में अकेला वीर कुछ नहीं, लेकिन जब वीर के साथ उसकी सेना हो तब महाभारत जीतने जैसी ताकत होती है। शत्रु को बताओ कि तुम अकेले नहीं, बल्कि आत्मबल और अच्छे लोगों के साथ खड़े हो। 8वां और सबसे खतरनाक वार, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें तोड़ना असंभव हो जाए। जब आप भीतर से इतने मजबूत हो जाते हो कि किसी भी अपमान, किसी भी नुकसान, किसी भी धोखे से हिलते नहीं, तब शत्रु सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि अब उसे कोई कमजोर बिंदु नहीं मिलता। आपको चोट लगी फिर भी मुस्कुराए, आपको धोखा मिला फिर भी काम पर डटे रहे, आपको पीछे धकेला गया फिर भी आपने खुद की राह बना ली। चाणक्य कहते हैं, शत्रु तब खत्म हो जाता है जब आप में तोड़ने लायक कुछ ना बचे। मन को इतना कठोर बना लो कि कोई शब्द तुम्हें तकलीफ ना दे। आत्मा को इतना सशक्त बना लो कि कोई विश्वासघात तुम्हें गिरा ना सके, और व्यक्तित्व को इतना तेज बना लो कि दुश्मन आपकी छाया से भी डरे। अब जरा सोचिए, अगर आप ये 8 वार बिना कहे, बिना शोर किए, केवल अपने व्यवहार से करते हैं, तो क्या आपका शत्रु सामने आने की हिम्मत करेगा? शायद नहीं। ये स्पीच सिर्फ चाणक्य नीति नहीं, ये जीवन की वो तलवारें हैं जो अगर आपके पास हों तो आप किसी भी दुश्मन को बिना हाथ लगाए पराजित कर सकते हैं। याद रखिए, जीतने का मतलब हर बार लड़ना नहीं होता। कई बार बिना लड़े शांति से शत्रु को डराना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु सामने आने से डरे तब समझो कि आपने सही नीति अपनाई है। अब उठो, इन 8 नीतियों को अपनाओ, खुद को बदलो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब आप बदलते हो तो पूरी दुनिया आपकी ताकत को पहचानने लगती है, और दुश्मन वो तो खुद ही गायब हो जाता है। बहुत सी, चाहे वो धन की हो, पद की हो या बुद्धि की, अगर उसका उपयोग अहंकार में किया जाए तो वो इंसान को मिटा देती है। और एक और गहरी बात यह भी है कि भगवान हर बार ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से जीत दिलवाते हैं। जब अहंकार ताकतवर हो जाता है तब नीति और समझ उसे खत्म करती है। इस दुनिया में सबके पास वक्त है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है, लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, पर जैसे ही तुम कमजोर पड़े, सबके सब गायब हो जाएंगे। यही सच्चाई है इस रिश्तों की, इस समाज की, इस दुनिया की। कोई भी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखता जब तक उन आंसुओं के पीछे कोई फायदा ना हो। कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता जब तक उसे उससे कोई मतलब ना हो। दुनिया को सिर्फ वो दिखता है जो उन्हें चाहिए, तुम्हारा सच, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा अकेलापन, बस तुम ही जानते हो। लोग कहते हैं सच्चाई बोलो, मगर जब तुम सच्चाई बोलते हो तब वही लोग सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सच बोलना गुनाह बन गया है इस नकली दुनिया में। लोग झूठ से खुश रहना पसंद करते हैं क्योंकि झूठ मीठा होता है और सच बहुत कड़वा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने सबके लिए अच्छा चाहा, तुमने सबके साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाया, मगर बदले में क्या मिला? धोखा, ताने और अकेलापन। ये दुनिया अच्छाई को नहीं पहचानती, ये सिर्फ स्वार्थ को समझती है। अगर तुम गिर गए तो लोग तुम्हें उठाने नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारी कमजोरी पर हंसेंगे। और अगर तुम खड़े हो गए तो यही लोग कहेंगे इसमें घमंड आ गया है। इसीलिए कभी किसी की वाहवाही के लिए मत बदलो खुद को। चुपचाप मेहनत करो, चमको, ताकि वही लोग जलें जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते थे। रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक तुम समझौता करते रहते हो। एक बार अपने लिए खड़े हो जाओ और देखो कैसे लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को वो पसंद है जो उनके हिसाब से जिए, न कि जो अपने उसूलों पर खड़ा रहे। बचपन में सिखाया जाता है सच्चे बनो, अच्छे बनो, लेकिन बड़े होकर समझ आता है कि ये दुनिया सच्चाई से नहीं चालाकी से चलती है। अगर तुम बहुत सीधे हो तो दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, और अगर तुम थोड़े टेढ़े हो गए तो वही लोग तुम्हें चालाक कहेंगे। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये कभी मत सोचो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे जिंदा रहते चुप रहते हैं और मरने के बाद फोटोज पर दिल वाले कमेंट करते हैं। इनसे उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जिंदगी का एक बड़ा सबक है, कोई तुम्हारा नहीं होता जब तक तुम खुद के नहीं बन जाते।
तुम खुद से लड़ो, खुद को संभालो और इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को सलाम करती है जो अपने दम पर चलते हैं। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी वही लोग सबसे पहले तुम्हें तोड़ेंगे, और जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की कभी कभी वही लोग थोड़ा सहारा बन जाते हैं। इसलिए उम्मीदें कम रखो, अपने आप से ज्यादा किसी और से नहीं। खुश रहना भी एक कला है जो सबको नहीं आती। लोग हंसते हैं पर भीतर से टूटे होते हैं। लोग सेल्फी में मुस्कुराते हैं मगर रातों को चुपचाप रोते हैं, और यह समाज उस इंसान को पागल कह देता है जो अपना दर्द खुलकर कहता है। इसलिए धीरे धीरे लोग खामोश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब अपनों से मिलती है, क्योंकि अजनबी अगर धोखा दे तो दुख होता है, मगर अपना अगर धोखा दे तो आत्मा कांप जाती है। और यही वो मोड़ होता है जहां इंसान या तो पत्थर बन जाता है या फिर बहुत गहरा। ध्यान रखना, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जब तुम खुद से लड़ना सीख जाओगे तब तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, और जब तुम अपनी ही खामोशी से बातें करने लगोगे तब दुनिया की आवाजें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। लोग तुम्हें तब तक समझने की कोशिश करेंगे जब तक तुम उनकी जरूरत हो। उसके बाद उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या मर गए। इसलिए इस दुनिया में अपना सबसे अच्छा रिश्ता खुद से बनाओ। बाकी सब रिश्ते हालातों के मोहताज हैं। अगर तुमने सच्चाई के रास्ते पर चलने की ठान ली है तो तैयार रहो अकेले चलने के लिए, क्योंकि इस रास्ते पर न भीड़ मिलेगी न तालियां, सिर्फ तुम्हारा असली रूप, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। जब तक तुम हां कहते रहोगे सब तुम्हारे साथ होंगे। जैसे ही तुम ना कहना सीख जाओगे लोग तुम्हें खुद गर्ज कहने लगेंगे। लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी बातों से सहमत रहो। जैसे ही तुम अपनी सोच रखने लगो वो तुम्हें घमंडी, बदतमीज और बदला हुआ कह देंगे। इस दुनिया में तुम्हारी गलती से ज्यादा लोग तुम्हारी सफलता से चिढ़ते हैं। कभी कभी अपनों के बीच इतना अकेलापन लगता है अजनबियों में सुकून मिल जाए। लोगों को सच्चाई से नहीं तमाशे से प्यार होता है। इसलिए जब तुम चुप रहते हो तो उन्हें बोरियत होती है, और जब तुम बोलते हो तो उन्हें परेशानी। कभी कभी रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि तुम ज्यादा अच्छे थे और लोग तुम्हारे जैसे नहीं थे। तुम जितना सबके लिए करते हो उतना ही फॉर ग्रांटेड लिए जाते हो। जब तुम खुद के लिए खड़े हो जाते हो तब लोग तुम्हें बदल गया कहने लगते हैं। इस दुनिया में माफ करने वाला नहीं, बेवकूफ समझा जाता है। लोग तुम्हारे साथ तब तक चलेंगे जब तक तुम्हारा रास्ता उनके फायदों की ओर जाता है। अकेलापन सिखा देता है कि सब अपने नहीं होते, और खामोशी सिखा देती है कि सब सुनने वाले नहीं होते। अगर तुम बहुत भोले हो तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, और अगर तुम चालाक हो जाओ तो यही दुनिया तुम्हें गलत कहेगी। लोग तब तक तुम्हारे साथ मुस्कुराते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा हो। जैसे ही तुम्हारी जरूरतें बढ़ें लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा मैं ठीक हूं बोलता है वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। तुम जितना खुद को बदलोगे दूसरों के लिए उतना ही लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। तुम्हारे आंसू किसी को नहीं दिखते, मगर एक छोटी सी गलती सबको दिख जाती है। लोग तुम्हें वो बनने को कहेंगे जो वो खुद कभी नहीं बन पाए। अगर तुम गलती मान लो तो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं, और अगर तुम चुप रहो तो वो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब तुम्हें उन लोगों से चोट मिलती है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इस दुनिया में ईमानदार आदमी को सबसे ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, जबकि झूठा बस मुस्कुराकर निकल जाता है। कभी कभी सब कुछ जानकर भी अनजान बनना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई सबको बर्दाश्त नहीं होती। लोगों को तुम्हारी परछाई तक पसंद नहीं आती जब तुम उनसे आगे बढ़ते हो। सबसे मुश्किल काम है दिल का टूटा होना और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। अक्सर जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है उसी को सबसे ज्यादा दुख मिलता है। लोग तुम्हें तब तक समझते हैं जब तक तुम्हारी चुप्पी उन्हें फायदा पहुंचाती है। दुनिया को तुम्हारा संघर्ष नहीं, सिर्फ तुम्हारा परिणाम दिखता है। जो तुम्हारे पास नहीं है वही लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे।
तुम जितना सच बोलोगे उतने ही दुश्मन बनाओगे, और जितना झूठ बोलोगे उतने ही दोस्त। जिंदगी में अगर सबकी सोच पर चलोगे तो खुद को कहीं खो बैठोगे। तुम्हारे अकेलेपन को कोई नहीं समझेगा, सब सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी को गिनते हैं। लोग तुम्हारी कमजोरी तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उन्हें फिर से चुप नहीं कराते। सच्चाई ये है, सब तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, चाहे रिश्तेदार हों या दोस्त। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुस्कुरा कर करेगा, कोई पीठ पीछे। रिश्ते अब भावना से नहीं, फायदे से चलते हैं। कभी कभी वो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे जो तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते। तुम जितना बोलोगे उतना गलत समझे जाओगे, और जितना चुप रहोगे उतना रहस्यमयी बनोगे। जिंदगी सिखा देती है कि भरोसा सबसे बड़ा जुआ होता है। लोगों के पास वक्त होता है गॉसिप के लिए, पर नहीं होता तुम्हारे दर्द को सुनने के लिए। दुनिया उन लोगों को सर पर बिठाती है जो दिखावा करना जानते हैं। तुम जितना सीधा रास्ता चुनोगे उतना ही अकेला चलोगे। कभी कभी वो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। तुम चाहे कितना भी किसी का भला कर लो, एक दिन वो तुम्हें ही मतलबी कहकर चला जाएगा। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को जज करना, और सबसे मुश्किल काम है किसी को समझना। जब तक तुम दूसरों को फायदा देते हो तब तक तुम उनके लिए अपने हो, वरना याद भी नहीं रहते। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो वो कभी कर नहीं पाए। रिश्ते अब दिल से नहीं, स्टेटस और सुविधा से बनते हैं। जो लोग कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले गायब होते हैं। कभी कभी इंसान खुद से नहीं हारता, बल्कि अपनों की बेरुखी से टूट जाता है। लोग तुम्हें तब तक सुनते हैं जब तक तुम उनके मन की बात कहते हो। जैसे ही तुम अपनी बात रखो, वो तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा अच्छा नहीं होता, और हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। तुमने जिसके लिए सब कुछ किया होता है, अक्सर वही इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उनके लिए क्या किया, उन्हें सिर्फ तब याद आता है जब तुम कुछ ना कर पाओ। दुनिया में सबसे सस्ता रिश्ता है बेवकूफ बनाना, और सबसे महंगा भरोसेमंद होना। हर बार समझौता करने वाला इंसान एक दिन खामोश हो जाता है, और तब लोग कहते हैं कितना बदल गया है ये। कभी कभी लोग तुम्हारे इतने करीब आ जाते हैं कि तुम उनकी छाया में खुद को भूल जाते हो। लोग तब तक तुम्हें इज्जत देंगे जब तक तुम उन्हें ना टोको। एक बार सच बोल दो, सब दुश्मन बन जाएंगे। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि तुम हार जाओ ताकि उनका अहम संतुष्ट हो जाए। रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे मरते हैं। जैसे प्यार खत्म नहीं होता, एहसास मर जाते हैं। लोग तब तक तुम्हारे सच को नहीं मानते जब तक वो खुद उसी आग में ना जल जाएं। दुनिया को सिर्फ वो पसंद आता है जो दिखता है। तुम्हारा दर्द, संघर्ष, मेहनत सब अदृश्य है। सबसे ज्यादा झूठ वहीं बोला जाता है जहां सबसे ज्यादा अपनापन दिखाया जाता है। तुम जितना शांत होते हो, लोग उतना ही तुम्हारा इस्तेमाल करने लगते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी सिर्फ इसलिए नहीं आता कि तुम्हें संभाले, हर कोई आता है अपने मकसद से। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी दूसरों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। सब कुछ खोने के बाद समझ आता है कि सब कुछ कभी था ही नहीं। लोगों को तुमसे नहीं, तुम्हारी मजबूरी से प्यार होता है। हर बार तुम गिरो और खुद उठो, यही असली ताकत है। मगर दुनिया इसे नहीं देखती। वो देखती है कब तुम हार मानते हो। तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो तुमसे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अगर तुम हर बार सही रहना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो। दुनिया में सबसे कड़वा सच यही है, कोई भी तुम्हारे दुख का बोझ नहीं उठाएगा, सब बस देखने आएंगे। कुछ लोग आपका चेहरा देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं। हर रिश्ता प्यार नहीं होता। कुछ लोग फायदा उठाने के लिए आपके करीब आते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उसी से मिलता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। पहली चाणक्य नीति, अपनी असली ताकत को ढक दो।
दुश्मन को भ्रम में रखो। कुछ चाणक्य कहते थे, जिसकी तलवार सबसे ज्यादा चमकती है वह अक्सर सबसे कम चली होती है। शक्ति का असली इस्तेमाल उसका प्रदर्शन नहीं, उसका नियंत्रण होता है। आज की दुनिया दिखावे पर टिकी है। लोग अपने पैसे, अपने ज्ञान, अपने रिश्तों, अपनी हर बात का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, लेकिन जो असली खिलाड़ी होता है वह सब जानता है पर चुप रहता है। उसकी ताकत आवाज में नहीं, उसकी चुप्पी में छिपी होती है। अगर तुम्हें मालूम है कि कोई व्यक्ति, दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तुम्हें गिराना चाहता है, तो सबसे बड़ी भूल होगी उसके सामने अपनी क्षमता दिखा देना। क्योंकि जैसे ही तुम अपनी ऊंचाई दिखाओगे वह सतर्क हो जाएगा, वह चौकन्ना हो जाएगा, वह रुक जाएगा और यहीं पर तुम अपनी सबसे बड़ी चाल हार जाओगे। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, दुश्मन के सामने खुद को कमजोर दिखाओ, शांत रहो और उसे जीत का भ्रम दो। उसे लगने दो कि वह तुम्हें मात दे रहा है। उसे महसूस होने दो कि तुम डर गए हो, कमजोर हो, अकेले हो। क्योंकि जब उसका भ्रम गहराता है तब उसका घमंड बढ़ता है और यही घमंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। चाणक्य का सिद्धांत था, मछली को पकड़ना है तो पानी में हलचल मत करो, जाल को स्थिर रखो, मछली खुद फंस जाएगी। ऐसे ही जब तुम दुश्मन को अपनी असली ताकत से दूर रखते हो, वह निश्चिंत होकर अपनी असली गलतियां करता है। वह सोचता है कि तुम कमजोर हो जबकि तुम इंतजार में हो। वो सोचता है कि वह जीत रहा है जबकि तुम रणनीति बना रहे हो, और जब वक्त आएगा तुम एक वार में खेल खत्म कर दोगे। सच्ची ताकत कभी शोर नहीं करती, वह इंतजार करती है और फिर वार करती है, ऐसा वार जो दुश्मन को सोचने का भी मौका न दे। चाणक्य की दूसरी नीति, मौन कमजोरी नहीं, सबसे खतरनाक हथियार है। दुनिया को लगता है कि जो चुप रहता है वह डरता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं जो मौन में है वो सबसे बड़ी तैयारी में है। क्योंकि शब्द सिर्फ जवाब देते हैं, लेकिन मौन दिमाग को जला देता है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, अपमान करता है, तुम्हारे खिलाफ भरी भीड़ में बोलता है, तो तुम्हारा मन कहता है कुछ तो बोलो। लेकिन अगर तुम उस पल बोलने की जगह खामोशी से वार करते हो, तो तुम्हारा साइलेंस उसके दिमाग में ऐसा तूफान खड़ा कर देता है जो तुम्हारे जवाब से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। वो इंसान सोचने लगता है, इसने कुछ कहा क्यों नहीं, ये डर गया है या कुछ बड़ा सोच रहा है, क्या अब यह पलटवार करेगा। यही विचार, यही भ्रम उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। क्योंकि साइलेंस सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल हथियार होता है जो बिना आवाज किए इंसान को भीतर तक हिला देता है। मौन उस आईना जैसा होता है जिसमें दुश्मन अपनी ही कुरूपता, अपनी ही चालें, अपनी ही कमजोरी देखता है। वो खुद अपने ही शब्दों में उलझने लगता है, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे लगता है जैसे तुम चुप नहीं हो बल्कि हर पल कुछ बड़ा सोच रहे हो, तो सामने वाला अपने ही डर में भस्म हो जाता है। तुमने कुछ नहीं कहा होता पर वह खुद ही हार मान चुका होता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा दुश्मन बिना लड़े हार मान जाए, तो वीडियो को लाइक करके किस शहर से देख रहे हो कमेंट में बताओ। तीसरी चाणक्य नीति, दुश्मन की सोच को पकड़ो, जवाब नहीं नजर रखो। चाणक्य कहते थे, शत्रु को हराने के लिए तलवार की नहीं, समझ की जरूरत होती है। हर वो इंसान जो तुम्हारा विरोध करता है, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है या जो तुम्हारे पीछे चाले चलता है, वो असल में तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन तोड़ना चाहता है। उसका लक्ष्य होता है तुम्हें परेशान करना, तुम्हारे आत्मविश्वास में दरार डालना, ताकि तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान खो बैठो। अगर तुम हर बार जवाब देने लगोगे, हर वार का पलटवार करोगे, तो तुम वही करोगे जो वह चाहता है। तुम्हारी ऊर्जा उसकी चाल में खर्च हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली चाल है, लड़ो मत, देखो, जवाब मत दो, समझो। देखो कि वो कब जलता है, समझो कि वो किन चीजों से डरता है, पहचानो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसका अहंकार, उसकी असुरक्षा या उसका डर। जब तुम उसके इरादों को समझने लगते हो तो तुम्हारे चेहरे पर सन्नाटा होता है, लेकिन दिमाग में रणनीति चलती है, और यही सन्नाटा तुम्हारे दुश्मन के लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। क्योंकि जब वह वार करता है और तुम शांत रहते हो, तब उसके अंदर शक पैदा होता है, आखिर यह चुप क्यों है। उसकी चालें हवा में गिरने लगती हैं, उसका आत्मविश्वास हिलने लगता है और वह खुद ही अपने जाल में उलझने लगता है। दुश्मन की सोच को पकड़ना, उसकी चालों को पढ़ लेना, यह वही कला है जो बिना लड़े जीतने वालों के पास होती है। जो चुप रहते हैं लेकिन सब देख रहे होते हैं, वही असली खिलाड़ी होते हैं। चाणक्य की चौथी नीति, दुश्मन को खुद ही गिरने दो, तुम सिर्फ तमाशा देखो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है
वह सबसे पहले उसी में गिरता है। आज की दुनिया में लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ कह दे, अफवाह उड़ा दे, कोई पीठ पीछे वार कर दे तो हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। पर यही तो दुश्मन चाहता है, तुम्हारा ध्यान भटकाना, तुम्हारी शांति तोड़ना, तुम्हें उसके स्तर तक लाना। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जब दुश्मन खुद ही अपने ही जाल में उलझ रहा हो तब उसे बचाने की गलती मत करो। बस शांत रहो और उसे खुद की मूर्खता में जलते हुए देखो। अगर कोई इंसान तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहा है, गंदी बातें कर रहा है, तो सबसे ज्यादा असरदार जवाब होता है कोई जवाब ना देना। क्यों? क्योंकि जो इंसान लगातार झूठ बोलता है वह एक ना एक दिन अपनी ही बातों में फंस जाता है। वो इतना बोलता है कि खुद की कही बातों को भूल जाता है। लोग धीरे धीरे उसे देखने लगते हैं, उसकी चाल, उसका चेहरा, उसका झूठ। तुम कुछ कहो या ना कहो, पर धीरे धीरे दुनिया खुद ही समझने लगती है कि असली चेहरा किसका है। उसका कैरेक्टर ही उसकी सजा बन जाता है, उसका झूठ ही उसका जाल बन जाता है और उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। याद रखो, हर बार मैदान में उतरना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां देखने से भी जीती जाती हैं, क्योंकि जब दुश्मन खुद को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को गिराने की कोशिश करता है तो एक दिन वह खुद ही सबसे नीच स्थान पर पहुंच जाता है। तुम बस शांत रहो, स्थिर रहो और उसे गिरते हुए देखो, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा जवाब है और संयम सबसे बड़ी शक्ति। पांचवी नीति, दुश्मन को मारो मत, उसे नजरअंदाज करके मिटा दो। चाणक्य कहते थे, अगर शत्रु को खत्म करना हो तो उसे महत्व देना बंद कर दो, क्योंकि जो दिखता है वही टिकता है और जो भुला दिया जाए वह खुद ही मिटने लगता है। बहुत से लोग इसे एक साधारण सी बात को नहीं समझते। वह दुश्मन के हर वार पर रिएक्ट करते हैं। कभी इनडायरेक्ट बात, कभी स्टेटस, कभी सोशल मीडिया पर कटाक्ष। वो सोचते हैं कि यह जवाब है, पर असल में यह फ्यूल है। जितना तुम किसी को याद करते हो उतना ही तुम उसे जिंदा रखते हो। लेकिन अगर तुम एक दिन से तय कर लो कि अब इसका कोई जिक्र नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, कोई स्पेस नहीं बचेगा मेरी दुनिया में इसके लिए, तो यकीन मानो वही दुश्मन जो तुम्हें परेशान करता था धीरे धीरे लोगों की नजरों से भी गिरने लगेगा। दुनिया का सबसे खतरनाक इंतकाम क्या है? खामोशी से आगे बढ़ जाना। ऐसी तरक्की करना कि तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारा नाम भी चुभने लगे, उसे समझ ही ना आए कि तुम कहां पहुंच गए और वह कहां रह गया। जब तुम किसी को अपनी दुनिया से निकाल देते हो तो उसका सबसे कीमती हथियार, तुम्हारा ध्यान, उससे छीन जाता है, और जब ध्यान चला गया तो उसका अस्तित्व भी फीका पड़ने लगता है। याद रखो, दुश्मन को हराने के लिए उसे मिटाना नहीं पड़ता, उसे अनदेखा कर देना ही काफी होता है। जब वह खुद को इग्नोर महसूस करता है तो उसकी ईगो टूटती है, और जब ईगो टूटती है तो इंसान खुद बाब खुद बिखरने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वही उसकी सबसे बड़ी हार। छठी नीति, खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि दुश्मन तुम्हारी छाया से भी डरे। चाणक्य कहते थे, शत्रु को हराने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है इतना ऊंचा उठ जाना कि वह तुम्हारा मुकाबला करने से पहले ही हार मान ले। लोग अक्सर सोचते हैं कि जवाब देना ही जीत है, लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा काम, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब बन जाती है। जब तुम खुद को निखारने लगते हो, सेल्फ डिसिप्लिन, नॉलेज, माइंड कंट्रोल और कर्म पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे तुम उस ऊंचाई पर पहुंचने लगते हो जहां नीचे खड़े दुश्मन की निगाह भी तुम तक नहीं पहुंचती। वो तुम्हें उकसाना चाहता है पर तुम शांत हो, वो तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहता है पर तुम केंद्रित हो, वो तुम्हें गिराना चाहता है पर तुम उड़ रहे हो, और यही उड़ान उसकी सबसे बड़ी हार होती है। जब इंसान साइलेंस में भी डोमिनेट करने लगता है तो शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। लोग उसकी मौजूदगी से ही डरने लगते हैं। उसे देखकर दुश्मन सोचता है, इससे टकराने का मतलब है खुद को मिटा देना। ना गुस्सा, ना लड़ाई, ना बदला, सिर्फ ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ जिसकी रोशनी में दुश्मन की सोच भी मुरझा जाती है। याद रखो, दुश्मन को हर बार हराने की जरूरत नहीं होती। खुद को इतना ऊंचा बना दो कि वह तुम्हारा नाम लेते ही चुप हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि लड़ाई से नहीं, नीति से जीतिए। सच मानिए, हर लड़ाई जीतने की नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें तलवार उठानी ही ना पड़े। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि युद्ध मैदान में नहीं, पहले मन में जीते जाते हैं। और जिस दिन तुम यह समझ गए
कि हर अपमान का जवाब जरूरी नहीं होता, हर शत्रु से भिड़ना वीरता नहीं होती। उसी दिन से तुम्हारी असली विजय शुरू हो जाती है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा खोता है, लेकिन जो सोचता है, शांत रहता है, वह अपनी शक्ति को संचित करता है। 7वीं चाणक्य की नीति, अपनी कमजोरियां दुनिया को मत बताओ, नहीं तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम सोच रहेगे कि तुम्हारी मेहनत कम है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी कमजोरियां खुद लोगों को बता देते हो। और यह दुनिया, यह कभी भी तुम्हारी तकलीफों पर दया नहीं खाएगी, बल्कि उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर तुम्हें और ज्यादा गिराने की कोशिश करेगी। आचार्य चाणक्य ने कहा है, समझदार व्यक्ति अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर किसी के सामने अपने दिल का दर्द खोलकर रख देते हो। यार, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते। तुमने सोचा भी है कि जो आदमी तुम्हारी बातें सुन रहा है वह तुम्हारी मदद करेगा या तुम्हारा मजाक उड़ाएगा? याद रखो, इस दुनिया में 90% लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए तुम्हारी कहानी सुनते हैं और बाकी 10% लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। अगर तुम किसी को यह बता दोगे कि तुम अंदर से कमजोर हो तो लोग तुम्हें और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुमने कभी देखा है बड़े लोग अपने फैसले, अपनी दिक्कतें या अपनी कमजोरियां पब्लिक में लाते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर दुनिया को तुम्हारी कमजोरी। अर्थशास्त्र में मैंने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खतरे को पहले ही पहचान ले। तो चलो एक एक करके इन 7 जगहों पर चर्चा करते हैं। मैं प्रत्येक पर विस्तार से बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, कारण समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों इन जगहों पर जाना वर्जित है। यह ज्ञान तुम्हें अजेय बनाएगा। पहली जगह, जहां पर तुम्हारी मां बाप की इज्जत नहीं होती। चाणक्य ने गहरी सांस ली और शुरू किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त, सुनो, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? इज्जत, सम्मान। वह जगह जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां लोग तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखें, अपमान करें या तुम्हारी उपस्थिति को हल्का समझें, वहां बिना तैयारी के कदम रखना मृत्यु के समान है। क्यों? क्योंकि इंसान का मन इतना कमजोर होता है कि अपमान उसे तोड़ देता है। एक राजा होकर भी अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा? अपमान की ऊर्जा इतनी घातक होती है कि वह तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और तुम्हें कमजोर बना देती है। वास्तु शास्त्र और वेदों में आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां उसका मान बढ़े, न कि घटे। पहले पता करो कि वहां कौन लोग हैं। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं या छिपे शत्रु? क्या वातावरण तुम्हारे अनुकूल है? अगर नहीं तो बहाना बनाकर टाल दो, कह दो मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन कभी न जाओ। ये जगहें हो सकती हैं किसी ऐसे व्यक्ति का घर जहां तुम्हें पहले अपमानित किया गया हो, या कोई सभा जहां तुम्हारी जाति, धर्म या पदवी पर सवाल उठते हो। जीवन छोटा है, समय व्यर्थ मत करो। वेदों में कहा गया है, सम्मानित रहो, अपमानित न हो। अपमान से बचो, क्योंकि अपमान विद्रोह का बीज बोता है। अर्थशास्त्र में मैंने विस्तार से लिखा है कि एक नीतिज्ञ राजा को हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा ही राज्य की नींव है। अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारे अनुयायी तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी कमान कमजोर हो जाएगी। शास्त्रों में इसे असम्मान का विष कहा गया है, जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी मत जाओ, हमेशा मूल्यांकन करो। क्या वहां तुम्हें आदर मिलेगा? क्या तुम्हारी बात सुनी जाएगी? अगर नहीं तो दूरी बनाओ। ये नियम न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए भी अनिवार्य है। एक योद्धा के रूप में तुम्हें हमेशा मजबूत स्थिति में रहना चाहिए। अपमान कमजोरी का प्रतीक है और कमजोरी मृत्यु को आमंत्रित करती है। वेदांत में आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया गया है और अपमान उस पवित्रता को दूषित करता है। इसलिए चंद्रगुप्त, इस बात को गहराई से समझो। इज्जत वाली जगह ही चुनो, बाकी से दूर रहो। ये ज्ञान तुम्हें जीवन की हर चुनौती में विजयी बनाएगा। अपमान से बचना ही बुद्धिमत्ता है। हमेशा याद रखो, सम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जगह, वेश्या का घर। चाणक्य ने गहरी दृष्टि से चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, सुनो वत्स,
जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रवेश करना अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को खो देना है। उनमें से एक है वेश्या का घर। जिस राजा का सेनापति वेश्या के घर जाता है उसकी सेना दुर्बल हो जाती है। जिस मंत्री का मन वहां जाता है उसकी नीति भ्रष्ट हो जाती है। और जिस प्रजा